Okay, hello friends. My name is Naveen Tiwari and you are signing Naveen Tiwari Text Network. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम के ऊपर। टैली प्राइम में टैली ईआरपी भी आ गया है हमारे पास और टैली प्राइम भी आ गया है। कौन सा बेस्ट है, ये सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा। साथ ही टैली प्राइम्स के फंक्शंस बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो में आपको मैं कंपनी क्रिएशन, वाउचर एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ रेंज और प्रिंटिंग और अपनी जो पेरोल, टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी एंड रिटर्न्स, ये सारी की सारी बातें, बहुत कुछ है वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही आपको नई नई बातें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ प्राइम के ऊपर मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। आई होप आप पूरी वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। ये ट्यूटोरियल बेसिकली उनके लिए है जो स्टार्टअप कर रहे हैं अपना अकाउंट्स फील्ड में। ठीक है, टैली प्राइम आज की डेट में बहुत एडवांस हो गया है। ठीक है, टैली प्राइम आपको हर जगह, मतलब हर जगह इन सेंस कि आपको किसी भी उसमें आप अगर आप टैली डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम ही नज़र आएगा। ठीक है, टैली प्राइम अगर आप टैली प्राइम या टैली ही खोलेंगे ऑनली तो आपको सिर्फ टैली ही नज़र आएगा। टैली अगर आपको करना है, सबसे पहले अगर आपको टैली में भी कुछ भी खोलना है तो सबसे पहले आपको प्राइम ही नज़र आएगा। जब मैंने आपको प्राइम की एक ट्यूटोरियल वीडियो दिखाई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि टैली अपने इस सर्वर को बहुत जल्द बड़े पैमाने पर लॉन्च करने वाला है और वो उसने कर दिया है। ठीक है, करने का इसका मेन रीज़न है कस्टमाइजेशन जो हमें मिली है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो मैंने टैली ईआरपी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो जाके देख लीजिए। ठीक है, ऑल दो ईआरपी हमारा सेट है बट प्राइम की जो एलिजिबिलिटी रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि अपकमिंग जो अकाउंट्स का जितना भी काम होगा वो प्राइम के अंदर होगा। टैली 9 भी आया था, टैली ईआरपी भी आया था, अब टैली प्राइम है। तो प्राइम के ऊपर जितना ज़्यादा हम मतलब समझे उतना कम है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा टैली प्राइम है उसको आपको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास टैली आपका अपडेट होना चाहिए। इन मीन्स आपके पास अगर टैली का पुराना सीरियल सर्कल चल रहा है तो आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू करने के बाद आपको टैली प्राइम जो है मतलब उस मोड पे मिल जाएगा। वैसे क्रैक वर्जन अभी आया नहीं है, क्रैक वर्जन बहुत जल्द आ जाएगा, उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा हमें क्रैक करके कैसे डालना है। बट क्रैक वर्जन में उतनी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती है जो आपको एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। ठीक है, पहले का जो आपका ईआरपी से इंटरफेस होता था तो आपको यहीं पे दिख जाता था आपका जो लाइसेंस वगैरह की बातें हैं, बट अब बिल्कुल इस टाइप का हो गया। बट अगर आपका जो एजुकेशन मोड होगा तो आपको यहीं बता देगा। ठीक है, तो आपका कुछ गेटवे इस टाइप का हो गया है। और जो आप अगर पुरानी टैली को देखना चाहोगे तो पुरानी का जो अपनी टैली थी उसका सारा आपको सिंगल वे में मिलता था, मतलब इस तरफ में आपको पोर्शन समझ में आता था। तो ये हमारा पुराना टैली है। ठीक है, इसमें भी आपको देखो पूरा वर्जन वगैरह सब अपडेट हो रखा है। ठीक है, कि कब से कब तक को आपको ये मिलेगा लाइसेंस। ठीक है, जो उसकी एक्सपायरी है। ठीक है, जिस भी डेट से आप करोगे आपको उसकी अगली मंथ तक मिलेगी। मीन्स आपको अगले 1 साल के लिए टैली जो है उसकी जितनी भी अपडेशन है आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो वर्जन है टैली ईआरपी पे भी चल जाएगा, प्राइम के अंदर भी चल जाएगा। ठीक है, तो प्राइम अब कंपनी में यूज होने लग गया है क्योंकि अब जो अगले वर्जन निकलेंगे हमारे टैली के वो प्राइम के निकलेंगे, ना कि ईआरपी के निकलेंगे, क्योंकि ईआरपी उन्होंने यहाँ पे ओल्डर वर्जन में डाल दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारा टैली प्राइम है, आप जब भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे जाओगे यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको प्राइम डाउनलोड करने के लिए बोलेगा और प्राइम की आपको एक नॉर्मल सी वीडियो दिखा देगा। उसके बाद जब आप ओल्डर वर्जन में जाओगे ना, प्रीवियस वर्जन में, वहाँ पे आपको टैली ईआरपी दिखेगा कि आप टैली ईआरपी का ये वर्जन डाल सकते हो। ये देखो, ये है 13 जुलाई का, इसके बाद का कोई वर्जन नहीं है। इट्स मीन्स अब जो टैली ईआरपी है उसके ऊपर कोई वर्जन नहीं निकालेगा, ये प्रीवियस वर्जन हो गया है। जो आपका न्यू वर्जन है वो प्राइम है। ठीक है, तो अब बिना देरी किए हम जिस वीडियो पे मैंने मतलब जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाना है और जिस चीज़ के लिए मैं आपको सबको बताना है वो स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये अपना इस टाइप का, सॉरी गलत खोल दिया, इसे हटाओ। हमारा कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलता है टैली प्राइम का। ठीक है, टैली के मतलब 2, एक तो रेंटल हो गया और एक अपना गोल्ड हो गया। ठीक है, और एक सिल्वर हो गया।
तो जो सिल्वर है वो इस टाइप से आपको दिखाएगा। सिल्वर जो है सिंगल यूजर कंपनी के लिए होता है, ठीक है। सिंगल यूजर कंपनी में आपको एक ही सिस्टम पे सिर्फ एक सिस्टम अलाउड होता है, और जो गोल्ड होता है उसमें आप एक मेन सर्वर बनाकर बाकी सबको कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो, मतलब बाकी सबको आप कनेक्ट कर सकते हो एक लाइसेंस, मतलब एक सीरियल नंबर से। तो आपको पता ही है, और बाकी मैं आपको जिनको नहीं पता उसको डिटेल में आगे मैं क्लिप्स इनकी बताऊंगा, तो आप वहाँ पे समझ जाना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें समझना है टैली प्राइम। तो मैं सिंपल जैसे मैंने पहले बताया था, मैं वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पाथ चुन लेता हूँ यहाँ पे। पाथ इसलिए कि जैसे अगर आप टैली में मुझे कंपनी क्रिएट करनी है तो ये ऑटोमेटिक खुद ही एक पाथ ले रहा है जिसमें सी यूज़र पब्लिक टैली प्राइम डाटा। अब मैं उसको चेंज करना है, ठीक है। तो मुझे या तो अपनी ड्राइव में डालना है या मैं इसमें अपना जो पाथ है वो पेस्ट कर लूँ। मेरा पाथ पेस्ट करने के लिए होगा Ctrl+Alt+V, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें, ये मेरा यहाँ पे एज इट इज़ आप देख रहे हो आ गया होगा, ठीक है। तो अब मुझे इसको स्पेसिफाई कर दिया मैंने इसको। अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया इसलिए इसको ले नहीं रहा है, ठीक है। ये अब इसने स्पेसिफाई पाथ, एक सेकंड, मैंने ना पाथ ही डेस्कटॉप टैली प्राइम, ठीक है। पाथ एकदम सही आ गया है, तो ये आ गया मेरा पाथ। अब यहाँ पे नाम रख लेता हूँ मैं एक कंपनी का, या VK लिमिटेड, कोई भी एक नाम मैंने डाल दिया। इसमें मैंने एड्रेस डाल दिया H20 दिल्ली, ठीक है। मतलब एड्रेस है वो, आप इसको छोटा मत समझना। यहाँ मैंने स्टेट डाल दिया, यहाँ मैंने इंडिया डाल दिया, या मैंने पिन कोड डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने टेलीफोन नंबर रखना रखो, मोबाइल नंबर में कुछ भी पेल दो, मतलब बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई। तो फैक्स कुछ है नहीं, ईमेल आईडी कुछ भी रख दो, ठीक है। वेबसाइट www.tally.com, और ये मेरा बिगिनिंग पीरियड हो गया। ये कंपनी क्रिएशन का बता रहा हूँ, सिर्फ कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे नाम डाल दिया, यहाँ अपना जो भी मेलिंग एड्रेस है वो डाल दिया, स्टेट, पिन कोड, ये सब बिगिनिंग। और ये हमने इसको INR, मतलब सिंबल जो है वो कौन सा रखना, INR US डॉलर भी रख सकते हो, ठीक है। और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट होने के बाद हमारे से कुछ इस टाइप के फंक्शन पूछेगा। पहला फंक्शन कि आपको मोर फीचर्स लेने हैं। मोर फीचर्स में क्या क्या आते हैं हमारे, ये जैसे और भी इसमें है इस टाइप में, मतलब अब इसमें मैं आपको सारे बताता हूँ फीचर्स, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक ट्यूटोरियल है और आपको समझना है तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ऑलराइट, तो मेंटेन अकाउंट्स यस कर दिया, एंड बिल एंट्री यस कर दिया, कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब ये पहला मेंटेन अकाउंट्स, ये क्या है, जो हमारा ये पॉइंट है, इसमें ये मुझे बता रहा है कि आपको जो अकाउंट्स है वो मेंटेन करना है, बिल्कुल करना है, बिल वाइज करना है, बिल वाइज करना है, कॉस्ट सेंटर वाइज करना है। अगर कॉस्ट सेंटर वाइज करना है तो जो कॉस्ट सेंटर है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कॉस्ट सेंटर का रोल क्या है, वो भी एप्लीकेबल होगा। उसके साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पोर्शन भी आपको अनेबल करना पड़ेगा, तब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताया जाएगा। बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि अगर आप उसको यस कर दोगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको यस कर दिया, ठीक है, क्योंकि आगे समझाना ही है। फिर आ जाता है इन्वेंट्री में, मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री जो मतलब इधर उधर मूवमेंट होगी वो, ठीक है। मल्टीपल प्राइस लेवल, मतलब अलग अलग प्राइस लेवल पे अगर करनी है तो करो। अनेबल बैचेस, बैच वगैरह मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी अगर करना है तो करो। मतलब ये अभी आपको सिर्फ ऊपर से जा रहा है, पर पूरा आगे बताऊंगा। इसको यस कर दिया, एक्सपायरी भी यस कर दी, जॉब प्रोसेसिंग और ये सब आपको करवाना है, मतलब जॉब वर्क का काम करवाना है, यस कर दिया, ठीक है, समझाऊंगा। जॉब कॉस्टिंग यस कर दी। ओहो, उसके बाद डिस्काउंट का कॉलम इन इनवॉइसेस। अब क्योंकि आपको डिस्काउंट वगैरह की बातें जिनको पता है उनको पता है कि डिस्काउंट वगैरह वो नीचे बिल के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसका कॉलम आप पहले से ही खोल सकते हो। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वांटिटीज इन कॉलम इन इनवॉइस। जो एक्चुअल है वो बिल्ड कॉलम क्वांटिटी में आना चाहिए, यस, ठीक है।
ये पोर्शन हमारा हो गया अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का। ऑल दो समझ गए होगे आप, जिनको पता है पहले से, जिनको नहीं है उनको मैं आगे समझाऊंगा। सर्विस टैक्स हमारा है नहीं, एक्साइज हमारा है नहीं, मतलब एक्साइज है और सर्विस टैक्स है और वैट भी है। ये इसमें आप कह रहे होगे कि भाई टैली तो अपडेट हो गया है, यहाँ पे आ क्यों रहा है, पर कुछ ऐसी 7 आइटम्स है जिनमें आज भी जीएसटी नहीं लगता है, तो ये उनके लिए ऑप्शन है भाई। जो पेट्रोल वगैरह और ये सब एलपीजी वगैरह के जो पर्टिकुलर लोग हैं जिनमें आज भी सर्विस टैक्स और सेस और ये सब लगता है, ये वहाँ पे एलिजिबल होता है, उनकी टैली के लिए उन्होंने रखा हुआ है, इसलिए वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है। ठीक है, तो जीएसटी आपको यस करना है। ठीक है, जीएसटी यस करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन देता है, अभी मैं बताऊंगा, इसको भर ही देता हूँ, लगे हाथ फिर आपको बार बार क्या बताऊँ। ठीक है, तो इस चीज़ में दिल्ली, अगर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, अगर रेगुलर है तो रेगुलर, जीएसटी नंबर डालना है, इसमें कुछ भी डाल दो। ठीक है, ये वैसे गलत बता देगा, देखो उसने ऑलरेडी बहुत सब नहीं कर रहा, मतलब उसने वॉर्न कर दिया था ये है नहीं इसका। ठीक है, क्योंकि ये भी स्मार्ट है। प्रिपेयर जीएसटीआर 1 कैसे बनानी है, मंथली बनवानी है, क्वार्टरली बनवानी है, ये ऑप्शन आपसे पूछेगा। वैसे एक जो है मंथली में कर रहा है, आपको जैसा भी रखना है आप रखिए, क्वार्टरली करोगे तो क्वार्टरली बेसिस में बनाएगा, ये टैली नहीं है कि बना देगा। ठीक है, तो मैं इसको मंथली रख देता हूँ। ई वे विल एप्लीकेबल, यस। अब ई वे बिल कब से एप्लीकेबल हुआ है, जब से आपकी फर्म खुली है या जब से आपका क्या नाम है कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जब से आपको रखना है। मेरा 1 अप्रैल से कंपनी खुली है, मैंने मान लिया। ठीक है, आज वैसे दिसंबर चल रहा है पर मेरी कंपनी 1 अप्रैल को ही खुल गई थी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। इनवॉइस वैल्यू पे या टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड गुड वैल्यू पे या टैक्सेबल गुड वैल्यू पे। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब ग्रॉस वैल्यू की बात कर रहा है, तो मैं इनवॉइस वैल्यू पे लगता है हमारा। दिल्ली में जो है ₹1,00,000 लिमिट है और बाहर में मतलब अपना जो इंटर स्टेट है वहाँ 50,000 है और जो इंट्रा है जो दिल्ली है हमारा ₹1,00,000 है। ठीक है, तो ये मुझसे पूछ रहा है एप्लीकेबल। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट बोल रहा है इनवॉइस वैल्यू में ₹50,000 एप्लीकेबल फ्रॉम इंट्रा स्टेट। अब ये तो हो गई इंटर स्टेट की, इंटर स्टेट की इसलिए हो गई क्योंकि जो उसने पहली लिमिट पूछी मुझसे इंटर स्टेट की पूछी, उसने खुद मुझसे पूछा कि एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट, तो यस कर इंटर स्टेट में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ₹1,00,000। जो भी आपकी लिमिट है, जो भी आप जिस भी आप स्टेट में रहते हैं, दिल्ली में ₹1,00,000 है तो मैंने ₹1,00,000 लिख दिया है। उसके बाद पूछता है एंटर अनेबल टैक्स लायबिलिटी इन एडवांस रिसिप्ट। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी एडवांस है तो उसे आपको यस करना है। मींस कि आपके पास अगर एडवांस पैसा आ रहा है तो उसकी जो आपके ऊपर टैक्स बनता है एडवांस वाले का, तो वो जमा कराने के लिए आपको सबको ऑप्शन को अनेबल करना है। रिवर्स चार्ज है तो आपको ये ऑप्शन अनेबल करना है, कई केस में रिवर्स चार्ज लगता है, तो मैंने दोनों ऑप्शन यस कर दिए हैं। इनका मैं आपको रोल भी बताऊंगा। सेट जीएसटी रेट अगर आपको अल्टर करना है तो आप यस कर दीजिए, जो भी आपको लगाना है वो लगा दीजिए। ठीक है, मैंने अभी कुछ अल्टर ही नहीं करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड एलयूटी, ठीक है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर आपको करना है तो इसमें आप अपना एलयूटी बॉन्ड नंबर डाल दीजिए, सर्टिफिकेट कब से वैलिड है ये सब भी डाल दीजिए। ओके, तो ये मेरा ऑप्शन खुल गया। टीडीएस की बातें कर लेते हैं, तो टीडीएस में अपना 10 नंबर डाल दीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका अपना टैक्स ये तो आपका 10 नंबर हो गया। फिर अपना इसमें अकाउंट नंबर डालना है 10 का। ठीक है, डिडक्टर क्या है, कंपनी है, एचयूएफ है, ठीक है, इंडिविजुअल है, जो भी आपको डिटेल है वो डाल दीजिए। ब्रांच डिवीजन मतलब आपको सिर्फ 10 नंबर डाल दीजिए, आपका वैसे भी काम हो जाएगा। ठीक है, और एक्टिवेस्ट टीडीएस ऑन स्टॉक, अगर वो स्टॉक वाली बात है इसमें आपसे पूछ रहा है, अगर आपको डालनी है तो डालिए, सारा काम हो जाएगा इसमें। टीसीएस है, टीसीएस आजकल एलिजिबल हो गया, आपको बताना भी है मुझे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उसको यस कर दीजिए। वैट है नहीं तो नो नो कर देता हूँ। हमारे को जब अगर इसके ऊपर अगर वीडियो आपको डिमांड में है तो आप यस कर देना, मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा वैट वाले के लोगों के लिए, वैट कस्टम एक्साइज वालों के लिए, कि हमको कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब ये ऑनलाइन एसएस है, ये क्या है कि अनेबल एसएस रिपोर्ट। ठीक है, एसएस ब्राउजर रिपोर्ट। अब ये जो क्लियर टेक्स्ट है इसको मतलब वो कर देता है, आपको पता हो क्लियर टेक्स्ट मैंने आपको बताया नहीं है। क्लियर टेक्स्ट में क्या होता है कि टैली ने अपना आपको मर्ज कर रखा है, तो उससे ना रिपोर्टें बन जाती है, 2A रिकंसिलेशन, और ये सब बहुत आसान हो जाता है उसमें, उस केस में आगे जाके बताऊंगा। अभी तो फिलहाल के लिए एसएस रिपोर्ट। और रिमोट सिंक्रोनाइजेशन मतलब ये टैली सर्वर होता है, उसमें जो C का निशान बनता है यहाँ पे आप देखोगे तो वो उस चीज़ के ऊपर बता रहा है। ठीक है, पेरोल क्रिएशन भी बताऊंगा इसमें कैसे करते हैं, पेरोल के लिए हमें क्या क्या करना है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। अभी तो फिलहाल नहीं बता रहा, अभी इसको नो कर देता हूँ या भर ही देता हूँ, कोई नहीं। कंपनी कोड कुछ भी डाल दो, कंपनी ग्रुप कोड भी कुछ भी डाल दो, मतलब ये आपको मिलेगा, मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग स्टैंडर्ड जो है हमारा 30,
कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ है ही नहीं, 10 नंबर डाल दिया है। ठीक है, ये आपका अदर्स हो गया। मतलब ये चीज़ आपको सारी सही भरनी है, ये मैं ऐसी भर रहा हूँ, आपको सही लगानी है। ठीक है, मार्क मॉडिफाई मार्चर, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप उसे मार्क भी कर सकते हो और यस कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम आ गया, कोई वाउचर एंटर नहीं है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंटरफेस देता हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, तो जो अपना गेटवे ऑफ टैली है वो ऐसे टैली की तरह है, बस सब ब्लू ब्लू है, सारा ब्लू नीला नीला है। ठीक है, वही आपको अपना डेट यहाँ पे आ गई है, कंपनी यहाँ आ गई है। ओके, ऊपर आपको देखोगे अल्टर क्रिएशन थोड़ा सा अलग इंटरफेस में आया है। और हम जो करते थे Alt F2 जिससे अपना पीरियड सेलेक्ट करते थे, वो यहाँ पे ऑलरेडी सेम ही है, मतलब फंक्शन सेम है, कुछ चीज़ें बदल गई हैं। आप देखोगे यहाँ पे के का ऑप्शन आ रखा है, Alt K करोगे तो कंपनी क्रिएशन का आपको जो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता था ना, कंपनी अल्टर सिंक्रोनाइजेशन, वो Alt K करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा। जैसे कि क्या आपको करना है, आपको कंपनी शट करनी है तो वही Alt Control F3 है, कनेक्ट करनी है ऑनलाइन सर्वर से तो ये है, रिमोट एसेस देना है तो ये है, ब्राउजर एसेस देना है ये है, टेली वोल्ट ऑनलाइन एसेस, ये सारी चीज़ें मतलब ये जो अपना F11 कॉन्फ़िगरेशन सब यहाँ पे खोल रखा है। ठीक है, जो यहाँ पे एक ऑप्शन आता था F11 और F12 का, वो हट गया है। ऑलराइट, फिर डाटा की बात कर लेते हैं। Alt Y डाटा सिंक्रोनाइज, मतलब अपना जो था एक डाटा उसका बैकअप, उसका जो यहाँ पे खुलता था वो इन्होंने ऊपर ही रख दिया है। जैसे बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, स्प्लिट करना है ना, डाटा पाथ, ये सारी बातें इसमें यहाँ लिखी हैं। फिर अपना Alt Z में सिंक्रोनाइजेशन डाटा जो हम करते थे क्लाइंट सर्वर बेसिस में, मैं जिनको नहीं पता वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, बट अभी जिनको पता है उनके लिए ये नॉलेजफुल है, उनको पता है। ठीक है, तो ये अपना गोटू हो गया। गोटू में अपनी ये सारी चीज़ें जो नई चीज़ उठी है, मतलब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे मैंने DAS कर दिया, ये मैं सेल रजिस्टर में आ गया, कोई भी सेल का वाउचर एक काट दिया, कैश कुछ भी मैं कर रहा हूँ, एकदम से मेरा बॉस आ गए मेरे पास या कोई भी आ गया मेरे पास डेस्क पे कि यार मुझे उसका एक पर्टिकुलर क्रेडिटर का बैलेंस बता दे, मुझे कैश बुक का बता दे, मुझे लेजर का बता दे, मुझे स्टॉक बता दे, मुझे ट्रायल दिखा दे, या मुझे कुछ भी एनीथिंग, उससे कुछ भी मुझसे मांगना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, कुछ भी उसे काम है, बैलेंस शीट दिखा दे, क्या बैंक का बैलेंस बता दे कि भाई बैंक में क्या बैलेंस है, तो मैं यहीं से सिर्फ सीधा वापसी यहाँ पे आ सकता हूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा था। मतलब अगर मान लो मैंने कुछ यहाँ पे 50 आइटम चढ़ा दिए सेल के, ठीक है, सेल वाउचर खोल दिया मैंने F8 करके, मैं सेल के वाउचर खोल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया कुछ आइटम, ऑल दो मैंने कुछ चढ़ा दिया और एकदम से कोई मेरे पास आ गया, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँ, उस टाइम पे मैं अपना ये दिखा सकता हूँ गोटू से कि हाँ ये चीज़ें यहाँ अपडेट है। ये तो एक मतलब ऑप्शन है, इन्होंने दे दिया है हमें अच्छा सा। ये ऑप्शन में बेसिकली बिजी में मिलता था, बट अब यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो अपना जो इंपोर्ट की बात करूँ, डाटा जो इंपोर्ट करना होता था, पुरानी टेली का डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बातें, इनके ऊपर ही बताऊंगा। मतलब ये जिनको पता है उनके लिए है, जो हम करते थे वो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। ईमेल का डायरेक्ट ईमेल के थ्रू हम जो मेल कर देते हैं वो वाला ऑप्शन यहाँ दे दिया टेली सर्वर वाला। प्रिंट का ऑप्शन, मतलब प्रिंट का ऑप्शन क्या, ये प्रिंट की जो सेटिंग है ना, जैसे अपना ऑल लेजर अकाउंट्स इन सबके जो प्रिंट वगैरह देना होता है उसका ऑप्शन खोल रखा है। और ये F1 के लिए एक हेल्प का ऑप्शन बना रखा है जिसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपको नया क्या है वो आपको टैली बता देगा कि भाई ये चीज़ें आई हुई हैं टैली के अंदर। जैसे अभी अगर मैं खोल के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है, तो ये अभी बता देगा टैली प्राइम के अंदर ये रिलीज़ किया हुआ, क्योंकि अभी ये 1.0 के पैमाने पे चल रहा है, तो आगे जाके और भी वर्जन्स आएंगे। तो ये देखो, ये मुझे रिलीज नोट आया टैली प्राइम का कि टैली प्राइम गिव्स यू अ सिंपल एंड कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद ईज डिस्कवरेबल of features across. As you launch Tally Prime, the new splash screen reflects the product identify while you wait for the application to open. जैसे उन्होंने बताया स्विच टू का ऑप्शन, गो टू का जो इनका हर वीडियो में चल रहा है वो यही ऑप्शन है। कंसिस्टेंसी ऑफ इजी इंटरफेक्शन गेटवे सर्वर लेट द एक्सपीरियंस ऑफ सिलेक्शन टेबल एनहांस F2 F4 कॉन्फ़िगरेशन।
मतलब ये मॉडिफाई, ये तो वर्जन 1 पे निकला है, आगे जाके तो बहुत ज़्यादा इसके मतलब अपडेशन आएंगे, अभी तो सिर्फ इन्होंने स्टार्ट करा है। तो ऑल्दो इसके बाद तो ये पता नहीं धूम ही मचा देंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपना मार्क भी है मेरे पास, ऑल्दो सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे मेरे को एक्सपीरियंस इसका भी है, मार्क का भी है, मार्क की भी आपने मेरी वीडियो देखी है, बिजी का भी है। बाकी ये जो अपना क्या नाम है टैली प्राइम है, ये हट के इसलिए हो गया क्योंकि ऑल सारी जो आज के टाइम पे हमारा पूरा इंडिया है वो टैली पे ही मोस्टली काम करता है। बहुत कम केसेस हैं जहाँ पे बिजी, इफेक्टो और अपना ये क्या नाम है मार्ग, क्विक बुक और भी जो सॉफ्टवेयर्स आए हैं, खाता बुक्स वगैरह, ये सब मतलब उतने कंपैरेटिवली लो हैं एज पर टैली, क्योंकि इसकी ज़्यादा वो है और इसकी कॉस्ट भी एज पर हर सॉफ्टवेयर से ज़्यादा है। चाहे आप मार्क का उठा लो, चाहे बिजी का उठा लो, उनकी कॉस्ट आपको 12 या 13 के बीच में मिल जाती है, इसकी कॉस्ट 21 या 24 पड़ती है। ऑनलाइन रेट यही आप चेक कर लो बेशक से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अपना। मैंने कंपनी क्रिएट कर दी है, आपको कंपनी क्रिएशन बता दिया है। अब मुझे आपको कुछ मतलब एंट्रीज मार के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको चेकिंग बताता हूँ। सो कुछ एंट्रीज जैसे मुझे क्या माननी है, पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंट्री मारता हूँ। यहाँ से आपको क्रिएशन कर सकते हैं स्टॉक वगैरह के, ठीक है। स्टॉक वगैरह में क्या क्या आपको नाम डालना है, जैसे सारा खुल गया क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन खोल दिए हैं। अदरवाइज मेरा ये अकाउंटिंग और इन्वेंट्री खुलता, बट ये पेरोल, स्टैट्यूटरी और ये सब इसलिए खुला हुआ है क्योंकि मैंने इसमें एंट्रीज मार दी हैं। सो अब मैं आपको एंट्रीज मार के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारी वाउचर बुक हो गई। सेल की एंट्री मारता हूँ मैं सबसे पहले। सेल की एंट्री मारने के लिए सबसे पहले आपसे मोड पूछेगा, पार्टी का नाम या कैश। मेरे को कैश माननी है। कैश के लिए डिलीवरी नोट नंबर में आपको कोई भी एक रजिस्टर में नंबर लिखा होता है, वो नोट नंबर आपको यहाँ लिखना होता है। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर वो भी आपके रजिस्टर में लिखा होता है, कोई आपने नोट करना है मैचिंग के लिए। डिस्पैच थ्रू किस मोड से जा रहा है, ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का नाम, और अदरवाइज बाय हैंड, बाय जो भी है जिसके थ्रू भी जा रहा है उसकी डिटेल, डेजिग्नेशन जहाँ पे भी आपका माल पहुँचना है, मतलब जो आपके गुड्स हैं वो पहुँचने हैं। करियर नेम और एजेंट्स नेम, मतलब जहाँ जिस भी ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आपको या उस पर्टिकुलर बंदे की जो माल लेकर जा रहा है उसकी डिटेल। एलआर नंबर, डेट वगैरह वाली बातें ये आपको भरनी है, तो बिल में अट्रैक्टिव बन जाता है। एजेंट्स मीन्स मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट नंबर डाल दूँ, ओके। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ। ये मेरा जा रहा है जय माँ दुर्गा ट्रांसपोर्ट। डेजिग्नेशन है अपनी कर्नाटका या इम्फाल। कैरियर नेम, एजेंट का नाम लिख देता हूँ, मिस्टर विश्वास, DL 1L 42, ठीक है। किस डेट को जा रहा है, 1 अप्रैल को। मोटर व्हीकल नंबर जो भी है, यहाँ पे मुझे LR नंबर डालना था, सॉरी यहाँ डालना था। ओके, सो कैश में है, पर सोचने वाली बात है कि माल जा रहा है कैश में जा सकता है, वैसे तो लॉजिकल है, पर हम डाल देते हैं। एड्रेस डाल दीजिए। ये लाइव डेमो मिल रहा है हाथ के हाथ। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताया जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे अगर रेगुलर होता तो GST नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, बट ये अनरजिस्टर्ड है तो कुछ नहीं डालना। अनरजिस्टर्ड के केस में आपका उस बंदे को टैक्स नहीं मिलता है जिसके पास माल पहुँच रहा है, और वो सारा टैक्स का पैसा वो कैश में देता है और हम उसको गवर्नमेंट को जमा कराते हैं टैक्स का पैसा। ऑलराइट, तो ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये कर्नाटका है। अब यहाँ से हमारा जो एक हेड बनता है सेल लेजर का। अब बेसिकली इसमें ना 2 ऑप्शन होते हैं, एज पर वाउचर और एज पर, देखो यहाँ पे मोड्स आ गए हैं। यहाँ पे मोड्स का मतलब है जो अपने मोड्स हैं वो एज पर आइटम इनवॉइस है, अकाउंटिंग वाइज इनवॉइस है या वाउचर वाइज इनवॉइस है। अब जो आइटम वाइज इनवॉइस है जो आप देख रहे हो अभी, अब जो अकाउंटिंग है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेजर आ जाएगा। लेजर इन सेंस ये जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने डाला और यहाँ पे कुछ भी परचेज जो भी, मतलब मैं सेल 18%, 19% जो भी लिख दूंगा। उसके बाद अगर मैं दोबारा से इस ऑल्ट H करता हूँ
तो मेरे मोड्स खुल जाते हैं। अब जैसे वाउचर में ऐसा आ जाएगा, ऐसे एक जनरल एंट्री नहीं मारते हम उस टाइप में। बट जो अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो वाउचर और ये सब में जाता है, ऑल्दो वैसे नहीं जाता है। तो मैं इसको मोड को कर देता हूँ आइटम इनवॉइस। ओके, क्योंकि बिल काटना है तो आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर, वैसे क्रिएट का ऑप्शन खुल ही रहा है, बट आप जब आप आइटम बना लोगे तो वैसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको क्रिएट कर देते हैं आइटम सेल इंटर स्टेट 5%। ओके, इसे कर देते हैं सेल अकाउंट। ये हमेशा आपका जितने भी आप सेल के लेजर बनाओगे 5, 12, 28 ये सारे आपके सेल अकाउंट के अंदर जाएंगे। सेल अकाउंट कर दिया, उसके अंदर वो डिस्काउंट की बातें बोल रहा है। अगर आपको करना है तो डिस्काउंट लग जाएगा, बट अगर आप इसे नॉट एप्लीकेबल कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो जीएसटी एप्लीकेबल है। यस, मेरी जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर एग्जेम्प्टेड है तो आप इसके अंदर एग्जेम्प्टेड का ऑप्शन चूज कर लेना। और आपकी अगर इंटरस्टेट जो बाहर की ट्रांजैक्शन है वो एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना। ये लोकल के लिए है और ये आपका बाहर के लिए है। और ये आपका जो लोकल है माल जा रहा है उसके लिए हो गया, और यहाँ पे इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट बाहर के लिए हो गया। नील रेटेड और एग्जेम्प्ट में फ़र्क है, पर ये जो है हम एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अब नील रेटेड बनाना मत मेरी राय से। तो मैंने टैक्सेबल कर दिया। यहाँ पे और भी ऑप्शंस खुलते हैं, डिटेल्स में जाओगे तो जैसे ये इस टाइप का। और अगर F12 कर लेते हो तो और भी कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएंगे, जैसे स्टैक डिटेल, टाइप्स ऑफ गुड्स, रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, वैल्यूएशन और जीएसटी। कुछ इस टाइप का खुलेगा। एसएसएन कोड का जानने की जरूरत नहीं है सेल वाउचर में, ठीक है। नॉन जीएसटी गुड्स है तो यस कर दोगे तो ये बाकी सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, बट आपको ये नो नहीं करना है, आपको ये यस करना है। यहाँ पे कर दीजिए सेल्स टैक्सेबल। रिवर्स चार्ज है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। अब इसमें जो है 5% लग रहा है तो ये 5 कर दीजिए। सेस का मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा कि सेस का कैसे करते हैं ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी ये वीडियोस बहुत बड़ा बन जाएगा, अजीब हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऑलराइट, तो इसे कंट्रोल A कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मुझे आइटम्स डालनी है। ओके, अब आइटम्स में ना मैंने बैच भी एप्लीकेबल कर रखा है, तो मैं ऐसे आइटम्स बनाऊंगा जिनके बैच होंगे। जैसे मैं एक आइटम ले लेता हूं किटकैट। ओके, किटकैट बेच रहा हूं मैं, चॉकलेट। अब जब हम किटकैट बनाते हैं, ये मैंने कैसे करा वैसे मैं बता भी देता हूँ। ऑल्ट C का एक ऑप्शन होता है और यहाँ क्रिएट का भी ऑप्शन है। ऑल्ट C करोगे तो क्रिएशन की कमांड खुल जाती है, और यहाँ पे क्रिएट भी करोगे तो भी आपकी कमांड खुल जाएगी। तो मैंने क्रिएट करा तो यहाँ पे मैं किटकैट का एक हेड बना लेता हूँ, किटकैट, ठीक है। हेड्स इसके अंदर आप रख सकते हो फिनिश या रॉ, जो भी आपको बनाना है। अगर प्राइमरी भी रखोगे तो सारा एक ही जगह दिखेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछता है यूनिट आपको कैसे रखनी है। पीसीज रखनी है, पीसीज का सिंबल PESS रख दिया, फॉर्मल नेम PIECES रख दिया, ठीक है। यहाँ से इसको UQC जो अपनी GST में जाता है वो ऑप्शन आ गया, ठीक है। डेसिमल आपका अगर आता है, जैसे केजीज में डेसिमल आता है तो उसमें 2 कर दीजिए, पॉइंट के आगे 2 लग जाएगा, और अगर नहीं है तो आप इसे 0 कर दीजिए। डेसिमल का रोल क्या होगा, अगर जैसे मैं आपको बताता हूँ भी, इसमें जाइए किटकैट का नाम डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, चॉकलेट डालनी है तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप खाली भी छोड़ दीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए जो इसका HSN कोड है देखकर नेट में से। फिर इसमें जो वैल्यू है वो कैसे करना है, रेट से करना है या वैल्यू से करना है। वैल्यू से कैलकुलेशन डालिएगा और यहाँ पे इसे कर दीजिएगा टैक्सेबल, रिवर्स चार्ज इसका नो कर दीजिएगा और इससे कर दीजिएगा 5%। ओके, सो इसको कर देते कंट्रोल A। यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी अपने समझने के लिए डाल दीजिए 5%। अब इसमें क्वांटिटी कितनी है मैं मान लेता हूँ 150, या चलो इसको आपकी ना मेरी 350, ठीक है। अब बिल्ड कितनी करनी है, 350 करनी है। रेट क्या लगाऊं उसका, रेट लगा देता हूँ उसका, बॉक्स है तो पीसीज है सॉरी, तो मैं इसका जो रेट लगा देता हूँ इसको मैं फिर 3500 कर देता हूँ, ठीक है। एक इसको भी 3500 कर दें, क्योंकि जो बिल्ड करा है वही हमारा बिल्ड भी होना चाहिए। रेट डाल देता हूँ क्योंकि नेगेटिव स्टॉक की वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने एप्लीकेबल किया हुआ है। अब इसका मैं रेट डाल देता हूँ 35 रुपये। तो 1,22,000 मैंने जैसे ही करा
तो उसने मेरा नीचे जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है उसने दिमाग लगाया और उसने फटाफट यस कर दिया इसको, क्योंकि देनी पड़ेगी डिटेल। अब 1,22,000 को मैं इस पे लगाता हूँ टैक्स। टैक्स लगेगा हमारा, अगर लोकल माल होता तो माल लगता हमारा CGST SGST, पर मेरा ये माल जो है बाहर का है तो इसमें लगाता हूँ IGST 5%, या IGST भी लिख दो तो भी चलेगा। अब इसमें दो तरीके होते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस करेंगे यहाँ पे GST, यहाँ पे IGST, या तो आप यहाँ पे डाल दो परसेंटेज, ठीक है, तो भी चलेगा, नहीं डालते तो भी चलेगा। कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ। अभी इसने नहीं उठाया क्योंकि इसने यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था ऊपर, बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5% तो ये फटाफट उठा लेगा इस वैल्यू पे। यहाँ पे हेड ही गलत चुन लिया, बाहर माल भेज रहा हूँ और हेड ही गलत चुन रहा हूँ, इसलिए नहीं उठाया। अभी अगर मैं इसमें से इस वैल्यू को भी 0 कर देता हूँ ना, तो भी ये फिर भी उठा लेगा। देखा, इसने वैसे भी उठा लिया, और मैं वहाँ 5 भी लिख दूंगा तो भी उठा लेगा, क्योंकि सारा खेल जो है मेरा यहाँ से है, सब मेरा खेल यहाँ से है और यहाँ से है। ये अपने आप ही उठा लेगा। अगर मैं इस पर कोई परसेंटेज की वैल्यू में लिखता ना तो भी उठा लेगा। अब मैं इसको कर देता हूँ एंड ऑफ द लिस्ट, और यहाँ से मैं इसमें GST की डिटेल, अपनी जो ई-वे बिल की डिटेल है वो नहीं डालता, और इसे कर देता हूँ सेव। इसने मुझे बोल दिया कि भाई ई-वे बिल की डिटेल नहीं डाली है तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, मैंने एक बिल बना दिया। अब DAS डिस्प्ले अकाउंट सेल रजिस्टर में आ गया। यहाँ पे मैंने अपने बिल को यूँ करा Ctrl P के लिए, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने Alt P करा, सॉरी, इसमें सारा खेल अल्ट का है, कंट्रोल का नहीं। अभी मुझसे कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है कि कैसे आपको मार्जिन्स रखने हैं, क्या आपको डेट्स रखना है, कंपनी का लोगो लगाना है नहीं लगाना, ये सारी बातें बोल रहा है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने भी वाला हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसको Alt P करता हूँ, Ctrl P करता हूँ। दो ऑप्शन है, आपका प्रिंटर सेलेक्ट होगा, इसमें HP का प्रिंट कर दोगे तो प्रिंट आ जाएगा, प्रीव्यू देख लोगे तो प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो प्रीव्यू कुछ इस टाइप का है भैया या बहनों जो भी देख रहे हो, कुछ इस टाइप का है हमारा VK LTD इनवॉइस नंबर 1। ये देखो डिटेल्स आ रखी हैं कुछ, और ये बिल्कुल ERP जैसा लग रहा है, मुझे भी वैसे ही लग रहा है। तो अब इसमें ये तो मेरा चला गया। अब मुझे इसमें बनाने हैं बैचेस इन द सेंस कि मुझे इसमें ना यहाँ पे बैचेस लगाने हैं, और मुझे ना चॉकलेट का MRP लिखना है। मतलब ये तो सिंपल आपको एक इनवॉइस मिल गया। अब मुझे ना इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना, और मैं कैसे करूँ कस्टमाइजेशन के लिए? अब मुझे करना होगा इसको थोड़ी सी छेड़खानी, मतलब मुझे खोलनी पड़ेगी ये वाली की कॉन्फ़िगरेशन की कीज खोलूंगा तो इसके अंदर मुझे सब मिल जाएगा। सब क्या क्या मिलेगा बताता हूँ। अभी मुझे और भी कॉन्फ़िगरेशन खोलनी है, तो मैं इसको कर देता हूँ यस, हो गया। तो अब मुझे चाहिए सबसे पहले इसके अंदर MRP है ना, मुझे चाहिए डिस्काउंट, ओके, और मुझे चाहिए इसमें बैचेस, ओके। तो सबसे पहले मैं इसमें कर लेता हूँ, अपने ऑप्शंस खोल लेता हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए इसमें अपना जो बैच नंबर और ये सब, मुझे इसमें चाहिए अपनी बैच और 0 क्वांटिटी जो भी है, डिस्काउंट का एक ऑप्शन, ट्रेड डिस्काउंट का, और शो पार्टी टर्नओवर, ये वैसे ज़रूरी नहीं है, इससे तो मतलब अलग लगता है, और शो बैलेंस एज वाउचर डेट, ये सब की ज़रूरत नहीं है। मार्क कंटेनर, ये ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है, जैसे आपको लिखना है कि आपके कितने डब्बे या कितने नग गए हैं, तो आपको नग का ऑप्शन अगर खोलने हैं तो इनको यस कर लो, ओके। तो अब कर देते हैं अपना, वही खोलते हैं, ये कैश हो गया, GST की बात ही नहीं है, कंसाइंग में, कंसाइंग का भी ऑप्शन आपको बताऊंगा। अभी मेरा टर्नओवर का ऑप्शन खुल गया ना। डिस्काउंट, अब मुझे
यहाँ पे भी अगर रखना है तो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। मैं 5% का अगर इस पर डिस्काउंट दूंगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे डिस्काउंट लगाना पड़ता है, मतलब आइटम के नीचे, वो आप यहाँ पे लगाएं ऑप्शन खोल के। ओके, सो अब मुझे इसमें बैचेस वगैरह ऐड करने हैं, तो मैं इसके बैच वगैरह ऐड कर लेता हूँ। अभी पहले मैं से करता हूँ कंट्रोल ए। ओके, अभी इसमें मैंने डिस्काउंट भी दे दिया है, तो कुछ इस टाइप का हो प्रिंट ही आ गया, सॉरी, प्रीव्यू कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है, टैक्स की कैलकुलेशन भी आ रखी है नीचे, और वैल्यू भी आ रही है, सब आ रही है, मैं भी देख रहा हूँ। अब मुझे इसमें ऑप्शंस खोलने हैं। ये सिंपल फॉर्मेट आपने देखा, ये सारा बी में हो जाता है। सिंपल फॉर्मेट में आप देखना चाहोगे, दिखा ही देता हूँ, आया हो तो ये भी दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप में आता है, सब बीच में हो जाता है। ये आपने देखा हो, कई बार आपको ऐसे बिल भी आते होंगे, तो वो सिंपल फॉर्मेट में देते हैं। तो मुझे सिंपल फॉर्मेट तो नहीं दिखाना, मुझे वही दिखाना है जो हूँ। कस्टमर सिग्नेचर, ये सब भी इसमें ऑप्शन खुल जाते हैं आपके प्रिंटिंग सेल में। कस्टमर का सिग्नेचर वगैरह आपको आता है ना, सील और सिग्नेचर, यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है। दिखाऊं, ये देखो, सब चीज़ प्रीव्यू करके दिखानी हो रही है ना बार बार। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है, ये दिखाई देता हूँ यार, ये देखो दिख रहा है, कुछ इस टाइप का होता है। तो कहाँ पर था, कॉन्फ़िगरेशन में था, कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं फिर दोबारा। तो अब मुझे अपना एक कॉलम खोलना है बैच का। अब मुझे बैच खोलने हैं, तो मैंने बैच का ऑप्शन खोल दिया है। अब मुझे यहाँ पे इसको बैच का ऑप्शन को अनेबल करना है। जैसे ही मैं बैच लिख दूंगा तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखनी है। ओके, तो अब ओपनिंग बैलेंस भी होता है इसमें, एज पर वो मैं बाद में बताऊंगा। अब जैसे मेरे को एक मिनट के टी करके के टी 001 में मैंने बना दिए 100 पीस। ओके, अप्रैल में बने हैं, एक्सपायरी इनकी दिसंबर की है। ओके, फिर बना दिया न्यू नंबर के टी 002, इसमें भी डाल दिया 100 पीस 35 के हिसाब से उसने ऑटोमेटिक। अगर आप चाहो तो रेट में भी चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब बैच तो आपका इसलिए इसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका रेट है वो एक ही रेट से जाएगा, क्योंकि अलग अलग बैच के अलग रेट नहीं हो सकते। ओके, फिर एक और बैच बना लेते हैं के टी 003। अब इसमें डाल देते हैं 3300। ओके, बस सारी कहानी वहीं आ गई। 3500 पीस, ऑलराइट, 3300। अब टैक्स का थोड़ा सा फर्क लग रहा है, तो मैं इसमें डिस्काउंट दूं, दे देते हैं, कोई फर्क नहीं है, राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ क्या होता है, शॉर्ट एंड एक्सेस या राउंड ऑफ, कुछ भी आप बना सकते हो। इसमें आप कर दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको आप कर दो अनडिफाइंड। ओके, जीएसटी में हटा दो और इसमें कर दो 0.25, 50 से ऊपर में जोड़ दो, 50 से नीचे में हटा दो। कॉस्ट सेंटर कुछ है नहीं, तो इसको आप कर दो कॉस्ट सेंटर, आप या तो बना दो, क्योंकि ऑप्शन खोल देना ना कॉस्ट सेंटर का, राउंड
क्रिएट राउंड ऑफ। ओके, अब मेरा कुछ बिल इस टाइप का आएगा, प्रीव्यू। अब देखो मेरा जो प्रिंटिंग का सेक्शन है वो कुछ हिल गया, क्योंकि मेरा कंसाइनिंग का ऑप्शन भी खुला हुआ है, ठीक है, और मेरा कुछ आइटम भी आ रही है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी। ऑलराइट, तो अब मुझे क्या करना है, फिर से जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे जाना है अपना जो सेक्शन है, सेक्शन मतलब जो मेरा फॉर्मेट का स्टाइल है जो सबसे नीचे आता है। कॉपीज़ कितनी चाहिए, 3 चाहिए, ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट तीनों कर दो, और इसमें एक ऑप्शन है मेरा साइज़ का, वो ठीक कर देते हैं, सो डैट कि मुझे थोड़ा सा सही लगे, मुझे नहीं आपको ठीक लगे। अब जो मेरा मार्जिन है ना, वो मुझे रखना है यहाँ 15, फिर नीचे आओ, यहाँ पे भी रखना है 15, और यहाँ रखना है आपको 12। देख लेना कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मार्जिन होता है हर किसी कंपनी में। इसे कर दो आप बैक, और यहाँ पे कर दो प्रीव्यू। ये स्टैंडर्ड मार्जिन होता है, जिसमें आप देखोगे टैली ईआरपी में ये थोड़ा सा कट रहा था, इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया तो अब ये कट नहीं रहा है। ईआरपी में ये कुछ लाइनें कटती थी, पर जब प्रिंट करते थे तो स्टैंडर्ड प्रिंट आता था, तो कुछ इस टाइप का आपका आ जाएगा। अब इसमें बैंक डिटेल मेंशन नहीं है, बैंक डिटेल ऐड करोगे बैंक डिटेल ऐड हो जाएगी। फूड लाइसेंस का नंबर अगर आपको डालना है तो आप अपना जो कंपनी अल्टर कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फूड लाइसेंस का अगर आपको नंबर डालना हो तो आप सीधा कंपनी को कर दो अल्टर, ऑल्ट के यहाँ पे कर दो अल्टर, यहाँ पे लिख दो FSSI नंबर, कुछ भी लिख दो जो भी आपका फूड लाइसेंस नंबर है। हो गए। अब यहाँ पे अगर आप रिव्यू कर लोगे DAS तो कुछ इस टाइप का आपको, ओहो प्रिंट पे प्रिंट आ रहा है, फूड लाइसेंस नंबर ऊपर ही आ जाएगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ये आपका फूड लाइसेंस नंबर आ गया है। लोगो वगैरह की बातें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाते हैं लोगो, सारी चीज़ें बताऊंगा। आप ऐसी वीडियो में बने रहें, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है मैंने। ये तो सिंपल है कि आपको वाउचर का एक झलक दिखाई मैंने, जो कैसे हम बनाते हैं और कैसे इसको जोड़ते हैं। जैसे 3500 है तो 3300, 3400 और 3500, तो पूरा 3500 का ब्यौरा है इसके अंदर मार्जिन और उसका। और आगे आपको ले चलते हैं, उससे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको पूरी ट्यूटोरियल वीडियोस मिलेंगी और जो आप डिमांड करोगे वो आपको मिलेगा। तो ये तो क्रिएशन वगैरह मैंने आपको बता दिया, और मैंने बहुत सारी बातें आपको बीच में बता दी, बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, टाइम आ गया है उनको एक्सप्लेन करने का। 1 बाय 1 चलते हैं सब चीज़ से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताता हूँ। सेल की मैंने आपको एंट्री बता दी है, ठीक है। परचेज़ की भी कुछ इस टाइप से ही है, मैं फटाफट से मार देता हूँ। माल मेरे पास आया वाउचर नंबर 1, मतलब जो भी जिस डेट को माल आया उस डेट का वाउचर नंबर। जो आपका ऊपर वाला वाउचर नंबर होता है वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, बट ये वाउचर नंबर आपका वाउचर नंबर है, ना कि सप्लायर का। तो जो सप्लायर का वाउचर नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सेल में भी सेम है, जो सेल का एक बिल काटा हुआ है इसमें भी अगर 1 मैंने लिखा हुआ है तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, अल्टर में जाकर कुछ भी अपनी सीरीज बना सकता हूँ, ठीक है। वो मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल मैं आपको वाउचर की एंट्री बता रहा हूँ, तो ये आप देख लो। अब मैं जैसे एक बिल काट रहा हूँ तो ये मेरा F9 करूँगा। F9 करते ही मेरा वाउचर नंबर जो भी है पार्टी का बिल नंबर वो मैं डाल देता हूँ। जिस भी डेट को आया है 1 तारीख मान लो, ओके। 1 तारीख में मेरा कैश का बिल है, कैश का बिल मैंने यहाँ डाल दिया। रिसिप्ट नंबर मेरा कुछ भी मैं XYZ डाल दूँ, थ्रू जिसके भी थ्रू है सुमित, ओके। डेजिग्नेशन गोडाउन, ये सब मेरी इंफॉर्मेशन है,
ठीक है, जो मैं इसमें डाल रहा हूँ ये सब भरना है भरो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। कैश में मैं ले रहा हूँ, ओके, या मैं सिर्फ पार्टी का नाम ही डाल देता हूँ, ठीक है, इजी भी हो जाएगा। मैं इसको डालता हूँ अभी एंटरप्राइजेज, ये मेरा हो गया क्रेडिटर। जो सेल के केस में है वो डेटर, और जो परचेज के केस में है वो क्रेडिटर। पीरियड क्या है, जितने भी दिन का उधारी है, मान लो 30 दिन की होती है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम, और मैक्सिमम जितने भी दिन की आपको उधारी मिल जाती है। उसी के बिहाफ पे हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी होती है। अगर आपको एक्टिवेट कर दोगे तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें अपना वो करोगे तो आपको जिस भी परसेंट से इंटरेस्ट है वो लगना शुरू हो जाएगा, ओके। तो इसको मैंने यस कर दिया। TDS VDS में डिडक्टेबल है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने दिल्ली लिख दिया, यहाँ पे मैंने दिल्ली लिख दिया, यहाँ पे इंडिया मेरा पिन कोड कुछ भी डाल दिया मैंने। बैंक डिटेल पार्टी की लगती नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी में लगती है वहाँ डाल दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। पैन नंबर डाल दीजिए अगर डालना है तो, वैसे कोई ऑप्शनल है। उसके बाद रेगुलर GST नंबर डाल दीजिए, जो भी पार्टी का है वो डालिए, ओके। और ये बता देगा आपको वेरीफाई वगैरह वाली बातें। ये मैंने ओके कर दिया। Ctrl A से आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट परचेज 5%, ओके। मैंने परचेज करा है वही माल, तो ये परचेज अकाउंट में आएगा पहली बात तो, ओके। मैंने जैसा पूरा डिस्काउंट राउंडिंग और ये सारी बातें बताई थी, इसमें आपको सिंपल अपना परचेज टैक्सेबल का ऑप्शन ले लेना है, क्योंकि दिल्ली की पार्टी है तो इंटरस्टेट नहीं लेना है। 5% का माल, अब इसको कर देते हैं सर्विस का पार्ट और इसे अनडिफाइंड कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं वही माल ले रहा हूँ किटकैट 3500 पीस, ओके। 100 इसके क्या रेट से आया था, मैंने बेचा था 35 रुपये से, तो मैंने मान लो उसको बेच दिया इसको 30 रुपये से, ओके। और फिर उसके बाद ये मेरा आइटम 100, फिर 100, ओके। फिर इसमें से किटकैट दोबारा 3300, और मेरा डिस्काउंट अगर देना है तो ले, मगर मुझे मिला होता तो मैं इसमें लगा देता हूँ डिस्काउंट, अदरवाइज रहने देता हूँ। आपको अभी GST की बातें बताऊँगा तो हाँ बताऊँगा क्यों नहीं लगाया है। अब इसमें कर देता हूँ अपना क्या मिला है मुझे, CGST और SGST, क्योंकि ये लोकल है तो इसे कर देते ड्यूटी एंड एक्सचेंज, यहाँ पे कर देते हैं GST और यहाँ कर देते हैं CGST। लगाना है लगाओ, अदरवाइज वो खुद ही लगा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसे कर देते हैं CGST, यहाँ कर देते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ कर देते हैं GST, यहाँ कर देते हैं SGST सेंट्रल टैक्स। लगाना है लगाओ, वरना वो खुद ही लगा लेगा। स्लोगन बन गया ना। आप इस पर GST डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। परचेज में डालना है तो आप डालिए, जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करें तो डालिए। यहाँ पे देखो 2% की उधारी दिखा रही है ऑल बैलेंस का, तो ये मेरा हो गया। अब मुझे इसमें ये मेरा चढ़ गया बिल, ठीक है। तो अब इसको मैं ये मैंने आपको परचेज वाउचर बता दिया। आज मैं इसका GST बताऊंगा आपको मंथ वाइज मंथ कैलकुलेट करके कि हम GST कैसे निकालते हैं और कैसे करते हैं। पर वो GST बहुत लंबा बन जाता है, बट कोई नहीं, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। बस आप चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़े रहो। तो अब कर लेते हैं, अब इन पार्टियों की पेमेंट कर देते हैं। कैसे करेंगे पेमेंट, सबसे पहले बैलेंस शीट खोलेंगे। बैलेंस शीट में मेरे पास कैश इन हैंड पड़ा 1/22 का, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में मैं इस पार्टी को दे देता हूँ 1,10,000 रुपये। जिससे लिए हैं उसका देंगे भी तो, 1,10,000 के देने भी तो हैं भाई। तो 1,10,000 रुपये कैश में दे रहा हूँ, पकड़ा जाऊँगा। पर ये सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आपकी कैश की लिमिट है वो आपको, जो कैश की एंट्री है वो वैसे तो आप इनकम टैक्स में तो अलाउड है, पर आप जो एंट्री मारी है वो ब्रेक करके मारी है, सो इजी रहता है। एक बार में आप इतना कैश नहीं दे सकते, एज पर जेन्युइन पॉइंट ये है। तो मैंने पेमेंट कर दी, मैं तो अभी पूरी पेमेंट कर रहा हूँ, आप मत कर देना। तो कौन था अपना अभी, इसको मैंने दे दिए 1,10,000 रुपये। और अगर नहीं देता तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे लगता वो भी बताऊँगा। अभी इसका ये बिल एडजस्ट कर दूँ। एडजस्टमेंट अगर आप करोगे तो ठीक है, अदरवाइज ऑन अकाउंट करेंगे तो ऑन अकाउंट में आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। दिखाता हूँ, ये कर दिया। अब जब अच्छा आप यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है ऑल्ट बी मतलब आपका जो जब आप इसका वो खोलोगे ना, क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जब आप इसकी रिपोर्ट मांगोगे, रिपोर्ट कैसे मांगोगे वो बताता हूँ, वो भी कैसे मांगोगे आप।
वैसे तो आप मांगते नहीं हो, बट मैं बताता हूँ कैसे मांगोगे। अगर जब आप बोलोगे कि ओवर ड्यू पेएबल, तो ये आपको दिखाएगा ऑन अकाउंट, ओपनिंग अकाउंट, और पेंडिंग अमाउंट ये, ड्यू डेज ये, ओवर डेज क्योंकि मैं इसे पे कर चुका हूँ तो ये कुछ इस टाइप में दिखाएगा, एक से लेके कुछ। अभी मैं इसका पीरियड बढ़ा देता हूँ, आज की डेट डाल देता हूँ 12/6, ठीक है। अभी मैं ये एंट्री डेट करता हूँ पहले तो। अभी अब देखता हूँ मैं इसका अपना ओवर ड्यू पेएबल। ये रहा। बिल वाइज अभी इसने दिखा दिया। ड्यू कब होना था? 30 मई में, क्योंकि 30 अप्रैल था, 30 दिन की उधारी, ठीक है। अब इसमें एजिंग मेथड लगा देते हैं, बाय बिल डेट या ड्यू डेट, ठीक है। फ्रॉम 2 से 2 जो भी है, मतलब एजिंग का तो मेथड, एजिंग में ड्यू डेट वाले मेथड लगा देते हैं। अब इसमें हमें डालनी है क्या? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे डालेंगे, यही दिक्कत है। अब इसको जो सेटलमेंट है और नरेशन है वो तो बात की चीज़ें हैं, पहले मुझे आपको दिखानी है इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे मैं दिखाऊंगा। सेल में तो आ जाती है, परचेज में अभी तो फिलहाल मैं इसकी पेमेंट कर दूं, क्योंकि मुझे इसकी पेमेंट करनी है, फिर मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा पेमेंट वगैरह का। ये तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है और वैसे भी कंपनी में यूज़ होता भी नहीं है, बस आपको बताना है तो मैं बता देता हूँ। अब बाकी एक फटाफट की एंट्री मार देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। जो कॉन्ट्रा है वो कैश बैंक से होती है रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। और जो अपनी पेमेंट है वो F5 से और रिसिप्ट है F6 से है, ठीक है। तो रिसिप्ट तो करना नहीं है क्योंकि कैश में बिल काटा है, और जो पेमेंट करनी है वो पार्टी को करनी है, कैश को नहीं करनी है यार। पेमेंट करनी है अपने भाई को, कहाँ गया? अब ये एंटरप्राइज को करनी है ना पेमेंट, ये कर दी मैंने इसको, इसके माल की पेमेंट कैसे करूँगा? कैश से करूँगा, और अब ये एंटरप्राइज को करूँगा, और पूरी कितनी करूँगा? 1,10,250 रुपये दूंगा इसको पूरे इसके, और यहाँ पे इसको मामला ख़त्म कर दिया मैंने। इसका बिल मैं देता हूँ, रुक, इसका बिल देता हूँ मैं 6/12 को। अब देखते हैं ना, अब करूँगा सेटलमेंट इसका, ठीक है। बिल ख़त्म। बिल कैसे ख़त्म, मतलब लेजर दिखाता हूँ आपको। 31/12/2020 बिल ख़त्म कर दिया। अब बिल वाइज पे आ जाता हूँ। अभी तो कुछ नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसको ऑन अकाउंट कर दूंगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, तो देखना कुछ इस टाइप में आएगा। अब इसको बिल वाइज कर दिया। अब देखो बिल यहाँ खड़ा है, मतलब बिल यहाँ स्टैंड कर रहा है, और जो पेमेंट है वो यहाँ पे आ रही है। अल्टीमेटली हो जीरो रहा है, पर हो क्या रहा है? बी जीरो तो हो रहा है, पर वो सेटल नहीं हो रहा है। और वो सेटल कैसे होगा? एडजस्टमेंट के थ्रू। तो ये पंगा आता है। अगर यहाँ सोच लो, यहाँ पे मल्टीपल बिल स्टैंड कर रहे हैं और पेमेंट्स आ रही है, तो हमें फिर से मैच करना पड़ेगा भाई, ये इससे पेमेंट से मैच हुआ, इस तो हमें बिल टू बिल मैच करेंगे तो हमें एग्जैक्ट फिगर पता लग जाएगी। जैसा अगर मैं इसको 50,000 की पेमेंट करता, इस बिल की, कहाँ गया है, एक मिनट इसको हटाओ। अगर इस बिल की मैं से 50,000 की पेमेंट करता, मान लो ये मैंने एडजस्ट कर दिया इस बिल से आज की डेट में, तो मुझे क्या बोलता? अब मैं जब इसको बिल वाइज करता, बिल वाइज तो है ऑलरेडी, पर बिल वाइज अब करता, तो ये बोलता 1,10,000 तो उसका भाई बैलेंस था, 60,000 रुपये पेंडिंग है। वो कैसे है? वो ऐसे है जी, परचेज ये थी, ये 6 दिसंबर को पेमेंट कर दी, ये बच गई बकाया। तो ऐसे ये सेटलमेंट होती है। अभी जैसे इसमें मुझे चाहिए रिपोर्ट्स चाहिए थी, तो अब इसमें ये तो हो गई मेरी, चलो वो हो गई, कहना पेमेंट हो गई इस बंदे को। अब कर लेते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट कुछ होगी नहीं, तो रिसिप्ट के लिए अगर आप सिंपल, आपने रिसिप्ट में जाना है, कैसे करना है? कैश करना है, ठीक है। किसके थ्रू करना है? कोई है ही नहीं, तो किस पार्टी से करोगे? जब माल ही नहीं बेचा, कैश में बेचा, तो कैश की तो बात आएंगी। उसके बाद सेल परचेज की मैंने आपको बता दी है। इसी के अंदर आपका डेबिट नोट भी खुलता है और क्रेडिट नोट भी खुलता है। सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर की बात है, परचेज ऑर्डर का भी इसमें खुलता है, पीओ का, और रिसिप्ट नोट का भी खुलता है।
तो अभी इसमें जब इसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन खुला नहीं है, जैसे आप इसमें ऑल्ट F8 करते हैं ना, तो आपको डेबिट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन भी खुल जाता है। तो अभी इसमें तो खुल नहीं रहा है क्योंकि इसमें मैंने शायद ऑप्शन अनेबल नहीं किया होगा। सो जो मेरा रिसिप्ट जो डेबिट क्रेडिट नोट का ऑप्शन है वो खुला नहीं है, तो यहाँ पे जो डेबिट क्रेडिट नोट का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे हम खोल देंगे और वो आ जाएगा हमारा। ओके, तो अभी तो जो फिलहाल के लिए ऑप्शन इसमें जो खुले हैं F4 F6, इसमें आ रहा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। F5 और F6 है इसमें, जो पहले था वो इसका मतलब F5 और हमारा F6 सेल F6 मतलब रिसिप्ट और पेमेंट में इनका डाल दिया है बेसिकली क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का। पहले हमारा सेल और परचेज में आ जाता था, मतलब आपका ये हमारा यहाँ पे F8 और हमारा F9 के अंदर आता था, अब इन्होंने F6 में डाल दिया है। तो अब यहाँ पे खोलोगे तो आपको क्रेडिट नोट ओके और यहाँ पे डेबिट नोट का ऑप्शन जो है पेमेंट में मिलेगा। अब जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की जो मतलब प्रॉब्लम है वो वैसे बड़ी प्रॉब्लम है, समझने में टाइम लगता है, बट मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब देखो, समझते हैं आराम से। अब जो अपना क्या नाम से क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर है मेरा जिससे मैं माल ले रहा हूँ, जिससे मैंने ये चॉकलेट ली। ओके, जिससे मैंने ये चॉकलेट ली, इसके पास मेरा इसने मुझे भेजी कितनी चॉकलेट? 3500। 30 रुपए के हिसाब से 1,05,000। ठीक, फिर क्या हुआ? मैंने जो क्या कहते हैं, मैं थोड़ी ना क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। क्यों बढ़ा रहा हूँ इसका भी लॉजिक दूंगा। इससे मैं कर रहा हूँ 1000, पहले यहाँ पे करता हूँ एक्चुअल, इसको भी करता हूँ एक्चुअल। ठीक है, अब क्या है, मैंने चॉकलेट खरीदी कितने की? 1,38,000 की। किटकैट खरीदा, 4,400 पीस खरीदे। अब क्या हुआ, मेरे पास माल आया मेरी शॉप पर, मेरी मतलब दुकान पर, डब्बा लाया, बंदे ने खोला, उसमें देखा मैंने कि जो 100 चॉकलेट हैं, 1000 चॉकलेट हैं, वो खराब है। मैंने कहा 1000 चॉकलेट खराब है? तो मैंने क्या बोला कि जो 1000 चॉकलेट हैं ये तू ले जा। उसने बोला साहब जी अकाउंटेंट ने बिल बना दिया है, आप मुझे डेबिट नोट दे दो, मैं आपको वहां से क्रेडिट नोट दे दूंगा। मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहा है? उसने कहा बाबू जी आप मुझे यहाँ से डेबिट नोट दे दो, क्योंकि बिल बन चुका है, बिल दोबारा रिवाइज करूंगा तो चक्कर लेंगे 2। आप मुझे दे दो यहाँ से डेबिट नोट, क्योंकि माल तो आपके पास मैं पूरा कितना लेके आया हूँ? 4,400 पीस। अब यहाँ से कितने लेके जाऊंगा? 1000 पीस। तो आपके पास कितने हुए? 3400 पीस। मैंने कहा ठीक है, भाई मैं तेरे को दे देता हूँ डेबिट नोट। तो मैंने भाई फटाफट से ऑल्ट ए करा, मैं गया अपना फटाफट पेमेंट में और मैंने यहाँ से दे दिया डेबिट नोट। अब डेबिट नोट दिया, इसी किसके नाम पे दिया? अभी एंटरप्राइज के नाम पे दिया। जो भी है सब भरने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल इनवॉइस डालना जरूरी है। किस भी इनवॉइस के दिया था, इसके थ्रू, जो भी इनवॉइस के थ्रू मेरे पास माल आया था, उस डेट को कब आया था? 1 अप्रैल को माल मेरे पास 1 अप्रैल को ही आया, और मैं इसको जो डेबिट नोट दूंगा वो दूंगा 1 अप्रैल को ही। तो 1 अप्रैल को ही मैं इसको डेबिट नोट दूंगा। 5% का माल था। क्या माल था? किटकैट। मैं कितने पीस को वापसी करने? 100 के 1000 पीस मैंने इसको वापसी करने। ठीक है, मैंने इसको भाई 1000 पीस वापसी कर, चलो मैं 9,000 पीस मत लो, आप सोचो 900 पीस खराब हो गए थे। ठीक है, मेरी अकाउंटिंग बिगड़ जाएगी, तो मैं 900 पीस रख देता हूँ, और जिस रेट से माल आया था उसी रेट से मैं इसको माल दे दिया। 30 रुपए के हिसाब से मैंने इसको डेबिट नोट देखकर इसको मैंने अपना जो टैक्स है लगाकर इसको दे दिया। ये मेरा हो गया परचेज रिटर्न। मेरी तो मतलब परचेज रिटर्न है, मैं तो वापसी माल दे दिया, तो मैंने अदर कर दिया और इसको मैंने इससे ही एडजस्ट कर दिया जो उसका बिल था, पर मैंने ऑन अकाउंट रखा है भी। मैं आपको बताऊंगा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। माल गया मेरा 1 अप्रैल में ही, मैंने इसका माल इसको मतलब 30 अप्रैल में ही मैंने इसका माल इसको लौटा दिया।
4। 30 अप्रैल में ही मैंने इसका माल इसको लौटा दिया। अभी अगर मैं इसे ऑन अकाउंट करूँगा तो इम्पैक्ट बताऊँगा, दोनों इम्पैक्ट बताता हूँ। तो एक काम करता हूँ, अभी मैं मिला इसे ऑन अकाउंट रखता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे पास माल कितने का आया, 138 का, जिसमें से मैंने वापसी कितने का कर दिया, कितने का, तो मेरे को देनदारी कितने की हुई, 1,10,000 की। ठीक है, तो ये तो केस हो गया किसका, डेबिट नोट का। चलो अब बात कर लेते हैं क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट का भी आपको समझाता हूं, फिर दोनों का मतलब समझाता हूं। क्रेडिट नोट में क्या हुआ, मैंने भाई किसी पार्टी को माल बेचा, बंदा मेरे पास आया, मेरी दुकान से किटकैट लेके गया। कितने लेके गया, 4,000 लेके गया। कितना है अभी, 3500 है ना, 600। बंदा आया मेरी दुकान में, क्या लेके गया, किटकैट। कितनी लेके गया, 4,000 लेके चला गया। अब क्या कहता है, कहता है बाबूजी ये तो आपकी 1000 चॉकलेट खराब हो गई, ये तो चली नहीं, ये लो जी मेरा डेबिट नोट और आप दे दो मुझे क्रेडिट नोट। मैंने कहा क्या कह रहा है भाई, कह रहा बाबूजी आपकी दुकान से मैं लेके गया था 1,39,650 का माल, जिसमें से मेरा ये माल 1000 पीस खराब निकले, ये उसका डेबिट नोट है, आप अपने पास चढ़ा लो। मैंने कहा अच्छा तो तेरा माल खराब है, मैंने ठीक है भाई, तो तेरा मैंने माल नोट कर लेता हूँ। तो मैंने फटाफट से उसका माल नोट कर लिया, कंट्रोल ए, और यहाँ पे मैंने अपना जो रिसिप्ट है इसमें कॉलम खुला क्रेडिट नोट का। तो मैंने इसका क्या नाम था, कैश वाले बंदे को मैंने उसका जो इनवॉइस था 1 तारीख को, जो मैंने मतलब जिस भी डेट को उसको माल काटा था, 1 तारीख को ही काटा था आई थिंक, ये इसको सेल इंटरस्टेट से वापसी ले लिया, क्योंकि भारत से माल आया था। तो मैंने भाई उसके 1000 पीस वापसी ले लिए 35 रुपए से, और ये मैंने टैक्स लगाया बाहर का, जो मुझे वापसी मिलेगा। अब इसका हिसाब का मतलब बताऊंगा, शांति रखो, सब बताऊंगा। अब जब मैं अपना खाता खोलूंगा कैश का, यहाँ पे लेजर खुलता है हमारा, यहाँ पे अब डीएल का पंगा नहीं है, तो भैया अपना जो चार्ट खुलेगा वो ऐसे खुलेगा, लेजर, कैश बुक कहाँ गई, ठीक है, तो ये कैश खोला। अब क्या हुआ जी, माल दिया 129 का, वापसी कितने का आ गया, 39 का। तो इसको हाइड कर देता हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको। ऑल्टार काम नहीं कर रहा इस पे, चलो कोई नहीं। माल कितने का दिया जी, 129 का, आ कितने का जी गया जी, 36 का, ये 35 है, और इसमें डिस्काउंट भी तो लग के वापसी दूंगा, ताकि ये 5% डिस्काउंट से मेरा माल वापसी आ गया। अब हुआ क्या जी, मेरा माल गया था 129 का, बंदा लिया है मेरे पास वापसी मेरा माल, कितने पीस, 1000 पीस, गए कितने थे जी, 4000, तो 3000 पीस ने रख लिए, ठीक है, उतने का बिल उसके पास मिल गया, उतने का उसने मुझे डेबिट नोट दे दिया इतने अमाउंट का, और ये मैंने एंटर कर लिया। तो हुआ क्या, मैंने सरकार को टैक्स देना था 6,650 रुपये, जिसमें से मेरे पास सब टैक्स कितना आ गया वापसी, 1662 रुपये। तो 6,650 माइनस 1662.50, तो मैंने इस बिल पे सरकार को टैक्स देना है 4987.50, जो मैं उससे लूंगा उतने का वो मुझे चेक देगा, तो मैं सरकार को जमा कराऊंगा। तो ये कंट्रोल एन करके हमारा कैलकुलेटर भी खुल जाता है, बातों बातों में चीजें भी खुल जाती हैं हमारी।
तो ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट की कहानी है। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो कोई नहीं, आप लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। क्या कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा सिखाना तो है ही। ठीक है, तो अब ये हमारा ये वाला काम भी हमारा हो गया। अब आपको मैंने डेबिट नोट क्रेडिट नोट और हाँ, अब मैं आपको बता रहा था परचेज का वो जो कांड हुआ था एवी एंटरप्राइजेस। अब क्या हुआ यूं, माल आया 1/38 का, इतने का वापसी हो गया। देनदारी जो मेरी बनी इतने का, मैंने टैक्स भी वापसी कर दिया। अब इस बिल में क्या हुआ, मेरे पास परचेज जो इनपुट आया वो कितने का आया, 3300 × 2 6600, और ये मैंने इसको वापसी कर दिया 675 × 2 6600 माइनस 1350। मेरे पास इनपुट कितने का आ गया 5250 का। इतना मैं सरकार से क्लेम करूंगा क्योंकि इतने की मैं से पेमेंट करूंगा। ठीक है जी, ये अपने रिटर्न भरेगा तो मैं से क्लेम करूंगा। तो ये अपना एक कंसेप्ट डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का चलता है। अब इसका जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। अब क्या हुआ जी, मैंने इसका ना, आपने देखा होगा मैंने इसको रखा था ऑन अकाउंट में। जब मैंने ऑन अकाउंट में रखूंगा ना, तो जब मैं इसे बिल वाइज करूंगा, बिल वाइज तो कुछ इस टाइप का आएगा भाई। ये थी परचेज, ये कर दी पेमेंट, और ये जो इम्पैक्ट है ना क्रेडिट नोट का, ये पहले से दिखाया 8,600 रुपये देने हैं और लेस कर दिए 28,350 रुपये, तो देना कितना रह गया 60,250। अब जब मेरी रिपोर्ट आएगी ना, अब मैं जब अपने बॉस को या किसी बाबूजी को दूंगा, जी ये लो जी, ये इसका एवी एंटरप्राइज को ये पैसे देने, वो कहेंगे हैं 1,10,250 रुपये देने और ये 60,250 रुपये देने, ये क्या है। तो मैं बोलूँगा जी ये 1/38 का ये था जी, इसमें फिर ये मैंने 50,000 रुपये पेमेंट कर दी, और ये जी ये वहाँ से डेबिट नोट आया था तो ये 60,000 रुपये देने इसको। कहा भाई यार इसको एक में करके ला, क्या करूँगा मैं इसका। तो मैंने क्या करना है जी, अकाउंटिंग को स्मूथ करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको एक में करना है। एक में कैसे करना है जी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से माल का क्रेडिट नोट है और कैसे नाम के अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो। इसको आप उसी से एडजस्ट करो, जिस भी अकाउंट से आपका माल है। जैसे मेरा माल किटकेट आया इसी से, तो मैं इसी से इसको एडजस्ट करूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ से कंट्रोल ए कर दूंगा। ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट मैं ऑलरेडी इसी बिल से एडजस्ट कर चुका हूँ। जो जिस बिल की पेमेंट है, अगर बिल टू बिल आप उससे करोगे तो एग्जैक्ट ऐसे अकाउंटिंग निकलेगी। अब मैं जब अपने बाबू जी को बिल दूंगा, वो दूंगा क्रेडिटर स्टेटमेंट, तो ऐसे आएगा जी। कैसे आएगा ये जी, क्या था जी, मेरा ये 1/38 का, एक मिनट, डेबिट नोट दे दिया ना मैंने इसको 1/28 का। हाँ, अब जो मेरी फिगर आएगी वो ये आएगी 1/38,600 माइनस 50,000, कितना हुआ 88,600 माइनस कितने का है 828,350। मतलब मैं बोलूंगा जी देना इतना ही है, खाली 6,650। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया है जी ये कैसे 6,650 है बेटा, तो 6,650 जी ऐसे है कि जी माल आया था 1/38 का, जिसमें से लेस करेंगे 28,350। अब पेमेंट कर दी 50,000 रुपये की, तो देनदारी कितने की बची जी 60,250 रुपये की। ठीक है जी, और 190 दिन से हमने इसको दिया नहीं है तो इसके पैसे हमें देने हैं। इसके पैसे देके हम इसे नक्की करते हैं और इसका काउंट ही खत्म करते हैं। लो जी, कैश दिया अभी एंटरप्राइजेस, कितना है जी 60,250 रुपये। तो ये पैसे भी मैंने इसके फाड़ दिए इसको। अब इसको मैंने कहा जी बिल वाइज, तो कोई देनदारी नहीं है, आई कोई देनदारी, कुछ भी नहीं आ रहा है A to Z, ना ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं आ रहा। और जब नहीं आ रहा था तो 60,000 रुपये आ रहे थे। ठीक है जी, ये बिल वाइज का है। ये बड़ा मतलब अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिल वाइज ही करो और बहुत अच्छे से करो, मतलब अच्छा लगता है बिल वाइज अकाउंटिंग में। ठीक है जी, ये हमारी हो गई, ये तो हमारी हो गई क्या चीज, अपनी सेल परचेज की बातें हो गई, रिपोर्ट्स वगैरह भी वो मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं एक रेंज की। रेंज मतलब ना बहुत चलता है, मतलब चलता क्या है, कहने का मतलब ये है कि रेंज की मतलब बहुत डिमांड है। अब रेंज ना
बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको आता भी है वो भी कंफ्यूज होता है। पहली बात जो अभी वीडियो में नए हैं और जिन्होंने अकाउंट स्टार्ट किया उनको तो बतानी भूल गया। रेंज क्या होता है जी, यहाँ पे बहुत सारी लाइन आइटम है और बहुत सारे हेड, अभी तो कुछ भी नहीं है। मतलब जब अकाउंटिंग फील्ड में जाओगे तो ये पूरा भरा रहेगा, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। जो छोटी छोटी फिगर है ना, बता भी रहा हूँ तो समझ में भी आ रही है, वीके लिमिटेड कंपनी है जी, कुछ कुछ तो है ही नहीं, सब समझ में आ रहा है। और जब बड़ी कंपनी में जाते हो या बड़े उसमें आते हो, पैमाने में जाते हो, जब बहुत सारे लाइन आइटम आते हैं तब दिमाग चकरा जाता है। जैसे आप जाओगे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के में या कहाँ पे, मतलब ना वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के मल्टीपल वो होते हैं, मतलब पेमेंट सेल्स, और अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो बहुत सारे डेटर क्रेडिटर्स होते हैं जिनका सेटलमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो वहाँ पे रेंज कॉलम की बातें होती है। जैसे मैं बताऊँ ये आइटम पूरी भरी हुई है, अब मैं बोलूँ यार कि मुझे ये बता कि इसमें से मैंने एवी एंटरप्राइजेस को 28,350 की पेमेंट करी है, अब यहाँ पे लाइन आइटम है 1000, अब मैं क्या ऐसे देखूंगा ओ यार 28,350 कहाँ है, किस डेट को है? वो कहा भाई मुझे कुछ पता ही नहीं किस डेट को आई, तो मुझे बता के दे। और वो मेरे सामने बैठा हुआ है और अभी बता क्या करूं मैं? रेंज लगाऊंगा ना यार। खैर, अब रेंज एक क्या करता है हमारे काम को, जब हम रेंज का वो लगाते हैं फॉर्मूला, तो रेंज क्या करती है अपनी जो एक ढूंढने की वो होती है ना पावर, उसे बढ़ा देती है। अब वो हम रेंज, मैं आपको बता दूँ रेंज का हमें कैसे बेसिकली यूज़ करना है। पहले तो रेंज आपको समझ में आ गया कि रेंज का मतलब क्या है। रेंज का मतलब है कि भाई हमें मल्टीपल टाइप्स की चीज़ें ढूंढनी है। जैसे मैं अभी कैश खोल लेता हूँ, कैश में शायद हमारा ज़्यादा होगा। बैलेंस शीट, करंट एसेट्स, कैश इन हैंड पड़ा है 5,000 रुपये, ठीक है जी, इसको कर दिया जी ऐसे। ऑलराइट, अब इसमें लगा लेते हैं हम क्या, रेंज। अब रेंज लगाने के लिए पहले तो ये रनिंग बैलेंस दिखा देता हूँ। रनिंग बैलेंस क्या होता है जी, ये होता है जी रनिंग बैलेंस। 5,000 रुपये जी नेगेटिव हो गया, एक 29 था, 34 उसको दे दिए और ये एवी को दे दिए, उतनी की सेल नहीं काटी, मतलब उतना कैश इन हैंड नहीं था, ना नेगेटिव चला गया। अब इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अभी रेंज की। तो रेंज को लगाने के लिए जब हम टैली ERP 9 में मैंने आपको देखा होगा, हम करते थे Alt F12, ठीक है। Alt F12 करेंगे तो हमारा क्या खुल जाएगा, रेंज सर्कल, रेंज फॉर द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब मुझे क्या है जी, मुझे जानना है 34,912 की पेमेंट निकालनी है, वाउचर है, ओके, एक्चुअल क्वांटिटी या लेजर नेम या इंस्ट्रूमेशन अमाउंट, बहुत सारी चीज़ें, लेजर अमाउंट, लेजर नेम। अगर लेजर नेम कर दूंगा तो लेजर नेम आ जाएगा। जैसे लेजर नेम कर दिया, मैंने डाल दिया नेम, नेम क्या है जी, इज इक्वल टू AV एंटरप्राइजेस। तो ये सारे AV एंटरप्राइजेस खोल देगा, दो AV एंटरप्राइजेस से दोनों के दोनों खोल दिए। कैश लिखूंगा कैश खोल देगा, ठीक है। अब मैं ये तो मैंने नाम से खोल दिया। अब मैं लगाना चाहता हूँ रेंज जी Alt F12। अब मैं लगाना चाहता हूँ जी वाउचर, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 34,912.50, ठीक है। नहीं उठाया, मुझे वो क्यों नहीं उठाया मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जब मैं रेंज लगा रहा हूँ वाउचर तो मैं एक्चुअल क्वांटिटी बेसिस पे उठा रहा है, क्वांटिटी नहीं भाई, अमाउंट, अमाउंट। अब इसमें ना बंदा कंफ्यूज इसलिए होता है, ये मैंने अभी आपको लगा के दिखाया, बंदों के साथ भी ये होता है। बंदे क्या करते हैं कि इसको यूज कर लेते हैं, क्वांटिटी लगाते हैं, कहते हैं यार रेंज तो लग ही नहीं रहा है, हमसे लग ही नहीं रेंज का मामला। रेंज लगाने के लिए पहले दिमाग लगाओ कि रेंज से लगाना क्या है। अटेंडेंस का कोई आपका रोल नहीं है, बैच का आपको कोई रोल नहीं है, बिल्ड क्वांटिटी का आपको कोई रोल नहीं है। जब ये आपके सेल रजिस्टर में आएंगी, आप समझ लो मैंने सेल रजिस्टर खोल लिया, अब इसमें आएगी बिल्ड क्वांटिटी, ये जो आपका इनवॉइस है ना यहाँ पे, इसमें आ रही है बिल्ड क्वांटिटी। तो ये बिल्ड क्वांटिटी इसको उठाएगा ना भाई, ना कि उसको उठाएगा। बिल्ड क्वांटिटी क्या थी, 4,000, तो उस 4,000 वाले बिल को उठा के दे देगा आपको। तो आपको जो रेंज हमारा लगता है बेसिकली अमाउंट पे लगता है, या तो लेजर पे लगाओ या आप लगाओ इनवॉइस पे या आप लगाओ अमाउंट पे, और इज इक्वल टू अब लगाओ, अब लिख दो जी 34,912.50, अब दे देगा आपको जी। लो, सिंपल है ना। मतलब जो चीज आपको उठानी है उसका आप
सिंपल ब्यूरो रखो, अमाउंट है अमाउंट, स्टॉक है स्टॉक, पार्टी नेम है पार्टी नेम से आपके सारे पार्टी सेल खुल जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेजन सबकी सेल है, आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट की चाहिए तो रेंज लगा दो, फ्लिपकार्ट की सेल खुल जाएगी। ओके, तो ये रेंज का सर्कल है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और क्या करूं, अब आ जाते हैं कॉलूमर में। कॉलूमर नाम से थोड़ा अजीब लगता है, ये क्या करता है जी। अब जैसे मैं एक लेक्चर खोल लेता हूँ एवीएस एंटरप्राइजेस को ना, तब थोड़ा बता ये भी जाएगा। एवी एंटरप्राइजेस अभी ऐसे आ रखा है, थोड़ा सा और कर दें भाई। एक तो कैलकुलेटर नहीं जा रहा, सिर्फ बंद करो पहले, काटो ना इसको। अब जिसको हटा दें, कब से कैलकुलेटर ने दिमाग खराब करेगा। ये मेरा लेजर है, अरे कुछ अब मैं इसका प्रिंट भी दूंगा ना, कुछ इस टाइप का आएगा, देखना है ना। पर इसको मैं अगर इंपोर्ट भी करूंगा एक्सेल में, मतलब एक्सपोर्ट करूंगा एक्सेल में, तो भी कुछ इस टाइप से आएगा। अब मेरे को जानना है कि यार मेरा माल क्या था, मतलब मैं ऊपर से देखना चाहता हूँ, मतलब मैं इसी गेटवे में देखना चाहता हूँ कि मेरा माल क्या क्या था, क्वांटिटी क्या क्या थी, मेरा टैक्स कितना था, मैंने पेमेंट किस मोड से करी, सब चीज़ मुझे देखना है। तो मेरे को ऑप्शन मिलता है कॉलूमर का। बेसिकली फॉर्मेट है हमारा रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ पे पार्टी का एड्रेस, यस। वाउचर टाइप चाहिए तो यस करो, वरना नो कर दो, ठीक है। उसके बाद वाउचर नंबर चाहिए तो यस कर दो, वरना नो कर दो। रेफरेंस नंबर, जीएसटी नंबर चाहिए होता है तो यस करते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब टिन नंबर, ये तो नो ही होता है। सर्विस टैक्स नंबर भी ये नो ही होता है। अगर आपकी जो 5 आइटम जो भी है उसमें डालिए पैन, सीएसटी नंबर नहीं। क्वांटिटी ये आपको यस करना है, ये आपको यस करना है अगर आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दो। उसके बाद आपसे पूछता है ऑटोमेटिक इन वन कॉलम, तो सारा वन कॉलम में आ जाएगा। ऑल आइटम इन वन कॉलम, तो सारी आइटम एक कॉलम के थ्रू आ जाएंगे आपको, मतलब। और अगर इसमें आपको ग्रुप वाइज चाहिए, ग्रुपिंग करनी है इसके अंदर भी कि हाँ मुझे इस ग्रुप का चाहिए, इस लेजर में इस ग्रुप का चाहिए, तो वो ग्रुप वाइज आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे चाहिए ऑटोमेटिक कॉलम, ये कर दिया। अब कुछ इस टाइप का आ गया, ये देखो कुछ इस टाइप से है ना। 3500 डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ इस टाइप में खुल गया कॉलूमर में ना। अब मैं जरा से अगर पीडीएफ भी करता हूँ, पीडीएफ भी बनाता हूँ उसकी, तो पहले तो मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल में है, मतलब ये उसमें आ रहा है, सॉरी आपका लैंडस्केप मोड पे आ रहा है। मुझे इसको आपको मतलब लैंडस्केप मोड में इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो जाके आपको समझ में आएगा। तो मुझे यहाँ सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये अपना उस मोड में आएगा जिस मोड में मुझे चाहिए। अभी लैंडस्केप आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप में आ गया। अब मैं जैसे अगर एक्सेल में इंपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ऑल्ट ई, ये मुझे चाहिए कंट्रोल ई, ये मुझे चाहिए एक्सेल में, कॉलमर कंसाइंड, ये मुझे चाहिए कौन सा फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। कौन से ड्राइव में जाएगा, कौन से पाथ में जाएगा, सब ये बता रहा है। नाम, वाउचर, कंसाइंड, और भी ऑप्शन खुल सकते हैं इसमें, जो भी अगर आपको बढ़ाने हैं तो। A4 साइजेस, प्रिंटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज। और ये मैंने कैसे करा, सिंपल है। आपने ऑल्ट ई करेंगे, आपके पास सीधी कमांड खुलेगी कॉन्फ़िगरेशन की, सीधा यहाँ पे F12 करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको सिंपल आपसे पूछेगा फाइल टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अगर अपने कॉलम में बढ़ाने हैं, ठीक है, नाम क्या रखना है फाइल का वो रख लीजिए। उसके बाद अगर कुछ और रखना है तो वो भी डाल सकते हो। थोड़ा सा कस्टम है बट ईजी है थोड़ा बताने में, ठीक है। तो ये मैंने इसको करता हूँ सेंड, अभी एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद आपका ये कुछ इस टाइप में पीडीएफ खुलेगा। ये तो पीडीएफ में करा था, पीडीएफ में हमारा लैंडस्केप पता नहीं है। तो एक्सेल अगर मैं इसकी बनाता हूँ तो एक्सेल इसके कुछ इस टाइप से बनेगी। तो एक्सेल मैं इसकी बना देता हूँ, ये मेरी एक्सेल बन गई यहाँ पे। अब इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं, ये मैंने कर दिया सेंड। अब ये मैंने कर दिया यहाँ से एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट मेरा हो गया है एक्सेल में, ये कुछ इस टाइप में खुल गया।
फिर आप इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो करके इसकी अपनी रिपोर्ट वगैरह बना सकते हो, जो भी आपने करना है। तो जो भी इसका नाम वगैरह, सब टोटल वगैरह लगाना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हो, सम वगैरह। मतलब ये रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल था कॉलमर का प्रोसेसर, और इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया हम क्यों करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना जीएसटी रिपोर्ट। तो जीएसटी रिपोर्ट बेसिकली बताने का वैसे टॉपिक है नहीं, बट फिर भी इसमें आए हैं तो जीएसटी रिपोर्ट नहीं देखा तो क्या देखा। अपना यहाँ पे हम गए डिस्प्ले अकाउंट्स रिपोर्ट्स में, यहाँ पे गए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, यहाँ पे गए हम जीएसटी रिपोर्ट में। हमारी सिंपल अभी रिटर्न है जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 जारी है, तो जीएसटीआर 3B गए, सीधा अपना खोला अप्रैल की रिपोर्ट। हालांकि चल रहा है दिसंबर, रिटर्न भर रहे हैं अप्रैल की। तो कुछ इस टाइप से हमारा सिनेरियो खुला। एक हमारा इन मिसमैच करेक्ट का वाउचर खुल रहा है, जिसमें नेचर ऑफ सप्लाई हमने डाल रखी है गलत, तो ये ठीक करनी थी और ये हमने कर दी है। ओके, आप इसे व्यू एक्सेप्ट एज से भी कर दोगे तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई थी वो देखो कुछ इस टाइप से है। मेरा जो माल गया था 1.33 का मेरे पास गया था, जिसमें से क्रेडिट नोट के थ्रू मेरे पास 33,250 वापसी आ गया। मतलब मैंने सरकार को, जैसे मैंने आपने बताया था, 6,650 रुपये देनदारी थी, 16,62 रुपये हमारे देनदारी वापसी आ गई। तो मेरे को देनदारी कितनी की पड़ी? 4,987.50 की पड़ी। ओके, उसके बाद ये मेरी सप्लाई जो होती है 3.2 की, जिसमें मैं बाहर की सप्लाई बताता हूँ कि मैंने बाहर किसको माल बेचा, तो ये इसमें मेंशन करनी होती है। सेम वही रिपोर्ट उठ के यहाँ पे आ जाती है, अगर दिल्ली को छोड़ के। ओके, इसने उठा लिया, वो रिपोर्टिंग का एरर होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आईटीसी सेक्टर की। आईटीसी सेक्टर में मेरे पास माल जो मेरी आईटीसी आया था वो आया था 6,650 रुपये का, जिसमें से 1,350 रुपये का मैंने इसको वापसी दे दिया। तो मेरे पास इनपुट कितने का रह गया? 5,250 रुपये का। तो मेरे को जब मैं कैलकुलेशन करूँगा इसकी अपनी जीएसटी की, तो मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी 4,987 मेरे को देने हैं, और सरकार से मुझे कितने लेने हैं? 5,250। तो मेरे पास जो गवर्नमेंट से रह जाएगा रिफंड, वो रह जाएगा 262 रुपये का। ठीक है, रिटर्न मेरी चली जाएगी। तो ये जीएसटी था, बिल्कुल सेम ईआरपी जैसा ही है, और जो भी आपके सॉफ्टवेयर बिजी मार्ट जैसा है वैसी है। ये हमारी जीएसटीआर 1 हो गई, ये हमारी जीएसटीआर 2A हो गया। 2A के लिए बेसिकली आपको क्या कहते हैं, ओपन करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल में अपनी डिटेल डालनी पड़ेंगी, फिर ये 2A में उठ जाएंगे, और फिर इसको आप इसको रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, बस सेटिंग करनी पड़ेंगी। तो ये आगे मतलब उसके ऊपर बड़े पैमाने पे वीडियो बनानी पड़ेंगी, ये इसमें ना एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जा भी नहीं पाएगा। उसमें सेव रिटर्न का ऑप्शन है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपने मन से मनगढ़ंत की बना रखी है, तो ये चीज़ें हमारी सही भी नहीं है, तो ये वैसे उठाएगा भी नहीं। तो जीएसटी पोर्टल का अगर मैं ऑप्शन खोलूँगा अभी तो कुछ नहीं आने वाला है, सिंपल मिलेगा ठेंगा। तो इसको मैंने लॉगिन भी करेंगे तो जीएसटी आईडी पासवर्ड डिटेल्स में डाली भी नहीं है, और ना ये ऑटो पॉपुलेटेड उठाएगा। इसमें हमें आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके रिटर्न को 2A का ऑप्शन खोलेगा, देन हमारा होगा। तो एक इसके ऊपर मैं, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि वीडियो बनाओ 2A रिकन्सिलेशन की, तो बनाते हैं। बाकी चालान, ई-वे बिल, ये सब जीएसटी रेट सेटअप, यूक्यूसी, ये सारी बातें इसमें होती हैं। टीडीएस की अगर अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मैं सारी बातें बता दी। हम बात कर लेते हैं वाउचर्स, सॉरी पेरोल की। पेरोल क्रिएशन कैसे करें? अब जब हम क्रिएट पे जाते हैं तो पेरोल की चीज़ें खुल जाती हैं। जैसे मैं एक एम्प्लॉय का नाम डाल लेता हूँ, राहुल। ठीक है, राहुल, एम्प्लॉय नंबर
डेजिग्नेशन डाल देते हैं सीनियर मैनेजर। उसके बाद फंक्शन क्या है इसका, मैनेजमेंट। लोकेशन क्या है जी, दिल्ली। जेंडर क्या है जी, मेल। डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, 10/5/1996। खून कौन सा है, डाल दीजिए वो पॉजिटिव। फादर नेम सुमित। स्पाउस रहने दीजिए। एड्रेस पैड्रेस कोई दिक्कत नहीं है। बैंक डिटेल डालना है तो डाल दीजिए, क्योंकि अकाउंट में ट्रांसफर लगानी होती है। इसको नो कर दीजिए। इनकम टैक्स ऑफ पैन, ओके। आधार नंबर, यूएन नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्सेप्ट कर लिया। अब माननी है हमें इसकी एक एंट्री। वाउचर यहाँ पे खोल लेते हैं अपना, राहुल की पेमेंट कर देते हैं कैश में। राहुल ये हमारी डे बुक हो गई। और कहाँ गया हमारा डिस्प्ले अकाउंट रिकॉर्ड, इसमें आ गई हमारी अकाउंट बुक। ये आ गई हमारी पेरोल बुक। कहाँ गई, ये पे स्लिप, एम्प्लॉय नेम राहुल। देखो जी कुछ इस टाइप से आता है, ग्रॉस सैलरी वगैरह उसमें हम लिख देंगे, डिडक्शन वगैरह सब आ जाएगा। बनाते हैं पे स्लिप के लिए, इसकी सैलरी डालते हैं कुछ। पे शीट राहुल की, और ऑल करेंगे तो सबकी नाम, कितना डिडक्शन है, नेट अमाउंट है, कैसे डालना है, आरटीजीएस के थ्रू। पेमेंट एडवाइस सब आ जाता है इसमें। पेमेंट एडवाइस रिव्यू दिखाएंगे तो सबका आ जाएगा। जैसे जितने बंदे हैं उनकी पेमेंट। टू द मैनेजर डियर सर प्लीज मेक पेरोल ट्रांसफर अबाउट अकाउंट नंबर बिलो मेंशन टुवर्ड द एम्प्लॉय सैलरीज योर सिंसियरली विक एसोसिएट्स, ये जो भी है। पेमेंट एडवाइस भी भेज देते हैं यहाँ से। एम्प्लॉयज़ विदाउट ईमेल आईडीज़, उनके नाम आ जाएंगे। ऐसा राहुल की ईमेल आईडी नहीं है तो राहुल डाल दिया @gmail.com। तो जो जिनकी ईमेल आईडी नहीं है वो आ जाएंगी। पेरोल स्टेटमेंट आ जाएगी अगर आप बनाना चाहो, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी आ जाती है इसमें। समरी भी आ जाती है कि एम्प्लॉयज़ की डिडक्शन कितनी काटी है। पूरा पेरोल इसमें ऑपरेट हो जाता है। पर प्रोफेशनल टैक्स वगैरह मंथली कंप्यूटेशन रिपोर्ट ये कंप्यूटेट भी कर देता है। ग्रेजुएटी इनकम टैक्स का भी ऑप्शन कंप्यूटेशन बना सकता है ये राहुल के आराम से। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी डालो, मतलब इनकम टैक्स का काम भी बहुत आसानी से कर देता है। और ये एग्जाम्पल भी यहाँ से आराम से बना देता है जो आपको जनरेट करनी होगी। मतलब इसमें आपको करना पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल बनानी है तो आपको बताना पड़ेगा कि एग्जाम्पल कैसे बनानी है और क्या मतलब रखना है, सब बता देता है। डिडक्शंस जो भी वो है, सेक्शन एज पर वैल्यू प्रॉफिट लाइज अलाउंसेस बैलेंस टोटल इनकम, प्रॉपर ये आपको बता देगा कितना टैक्सेबल है और कितना आपको अलाउड होगा, सारी बातें इसमें बता देता है। उसके बाद 26Q 27A फॉर्म जो हमारा TDS के लिए बेसिकली जाता है, सारी चीज़ें देखो क्वार्टर वाइज। जैसे मतलब पैन नंबर आ गया हमारा 27A आता है ना, ये सारी चीज़ें इसमें हमने दिखा रखी हैं। मतलब आपको तो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जिनको पता है वो चीज़ समझ रहे हैं। और इसके ऊपर भी आपको वीडियोस चाहिए तो मैं प्रॉपर इसके थ्रू आपको वीडियो समझाऊंगा, ठीक है। सैलरी प्रोजेक्शंस कैसे कैसे आ रही हैं और कितना कितना मिल रहा है, ये सारी बातें। कंप्यूटेट अब कैसे किसी सैलरी कंप्यूटेट करनी है वो बताता हूँ।
राहुल की एक एंट्री मारते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं राहुल की एक्सपेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट एक्सपायरी, वीज़ा एक्सपायरी, सब भी है इसके अंदर। अटेंडेंस भी बन जाती है इसके अंदर, किसकी कितनी अटेंडेंस थी। मतलब पेरोल तो एक बहुत बड़ा एक हेड हो गया हमारा। तो अभी इसकी पेमेंट मार देते हैं फटाफट राहुल की। शेयर नंबर नेगेटिव जा रहा है। एक 4 बेसिक सैलरी, डाइट एक्सपेंस, थोड़ा कंसाइन कर लेते हैं। डिटेल्ड में तो कुछ इस टाइप से टैक्स पेबल, टैक्स डिटेल्स सब इसमें आ जाता है। अब इसमें वैल्यू डालने का ऑप्शन, हम बता देते हैं। ये टीडीएस का बैलेंस है, अगर जो आपने काटा इसका अमाउंट तो वो आएगा। ठीक है, तो पेरोल क्रिएशन के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता दूं, मैं इसके ऊपर आपको वीडियोस बना दूंगा। ऑल्दो आपको मैंने अब इसमें बता देता हूँ, सेल बता दिया, परचेज बता दिया। अब आपको इसमें मैं आपको बैलेंस शीट बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में हमें क्या क्या, पहले पीएल दिखाता हूँ फिर बैलेंस शीट। पीएल में बेसिकली आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता है। अभी तो हमारा ओपनिंग कुछ था नहीं तो इसलिए आया नहीं। क्लोजिंग स्टॉक में जो भी आपका माल की जो वैल्यू थी वो बेच के आ गई। अब ये जो माल है इसमें 500 पीस आपके बचे हुए हैं। डेफिनेशन में देखा जाए तो 3500 पीस थे, 3000 पीस बिक गए तो 500 रह गए। ओके, तो आपका ये जो है ट्रेडिंग में क्या है, यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ आउटवर्ड है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से सिनेरियो दिखाता रहेगा। इसमें अगर F12 कर देंगे तो आपको ओपनिंग की वैल्यू और सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी विद रेट एंड अमाउंट, इनवर्ड आउटवर्ड सब आ जाएगा इसमें। तो और ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक से वैल्यू मैच होनी चाहिए। जैसे किटकैट की वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू थी 1,05,000 और हमने बेची कितने की, 99 की। और इसमें जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 9.77।
500 पीस बच गए हैं, तो इट्स मीन्स आपका जो वैल्यू का जो मार्जिन आया 9.77 मार्जिन आपको मिल गया है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो आप इसको वैल्यूएशन के थ्रू भी देख सकते हो, डिफ़ॉल्ट के थ्रू। इसमें आपको जो प्रॉफिट बचा है वो 9,750 का बचा हुआ है वैल्यू पे, मतलब आपने क्रिकेट में से 9,000 रुपये कमा लिए बेच के, तब जीएसटी हटा आउट हो गया, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू पे देख रहा है। परचेज का ये हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस में जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे आपकी जो भी डायरेक्ट है कंपनी से रिलेटेड वो आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपके वो आएंगे, तो इसमें से जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यही आपका यहाँ पे आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस हो जाएगा, तो आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसे आप इसको लॉक को आप चेंज भी कर सकते हो, आप इसको मतलब कॉलमर में भी, मतलब वर्टिकल में भी देख सकते हो, जो आजकल के टाइम का जो फॉर्मेट बना हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ट्रेडिंग अकाउंट का, वो कुछ इस टाइप से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, फिर बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट हमारी कुछ इस टाइप में है, आपका इस फॉर्म में है वीके ट्रेडिंग कंपनी का, और यहाँ पे आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आ रही हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में आपका बेसिकली डिविडेंड टैक्सेस होगा, क्रेडिटर की पेमेंट हो चुकी है इसलिए नहीं आ रहा है। करंट एसेट्स में आपकी कैश एंड नेगेटिव पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है जो कि यहाँ पे आ रही है, सो दैट ये हिला पड़ा है। प्रॉफिट आपका लाइज करा 9,750 का, जो यहाँ आपको दिख रहा है। इन सबको लेस करने के बाद इसमें से वैल्यू मतलब ऐड करने के बाद आपका प्रॉफिट यहाँ आ गया है। कोई लोन वगैरह नहीं रखा, कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करके, तो सारी चीज़ें नहीं आ रखी हैं। तो ऑल्दो मैंने आपको इससे भी बेसिक इंट्रो वीडियो दी है, और आगे जाके मैं आपको, अगर आपको जो चीज़ समझनी है इनके ऊपर मैं पूरी 1 बाय 1 की एक स्पेशल वीडियो बना के देता रहूँगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे ऐसे ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपको इसी तरह की वीडियोस बना के देता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।